गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो बेटा, पढ़ने में मजा लेना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेक्चर थोड़े लंबे जरूर हैं, लेकिन जो है वो आप यदि एक बार डूब जाते हैं पढ़ने में तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे 2 घंटे आपके गुजर गए। देखो बेटा, जब तक आप पढ़ने को बर्डन समझते रहेंगे, बोझ समझते रहेंगे, तो बोझा जो है वो महसूस होता रहेगा। लेकिन जब पढ़ने को आप बोझ नहीं समझते हैं, उससे पढ़ने से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो पढ़ने में मजा आने लगता है ना। मैं हमेशा एक किस्सा बतलाता हूँ क्लास में, जब भी कभी जब जिक्र बात आता है, बोझे की बात आती है, तो जैसे एक बार मुझे ध्यान है कि मैं कहीं पे जो है वो अपना नॉर्थ ईस्ट में मैं गया हुआ था। मतलब मिजो जो है अपना आसाम और ये जो है ना अपना मेघालय वाला एरिया है, वहां मैं गया हुआ था। तो वहां पे एक जो है वो होता ना, एक पुल होता है, दो पहाड़ों के बीच में एक पुल होता है, वो पुल मुझे क्रॉस करना था। तो उस पुल को क्रॉस करने के लिए है ना, मतलब पहले तो ऊपर चढ़ना था पहाड़ पर, फिर उसके बाद वो पुल क्रॉस करके दूसरे वाले पहाड़ पर पहुंचना था हम लोगों को। वहां पर कुछ साइट सीइंग था, उसके लिए हमको गाइड लेकर गया हुआ था। जब हम लोग होटल से निकले, तो चूंकि अर्ली मॉर्निंग निकले थे ट्रैक करते हुए, तो हाथ में मेरे जो है वो कुछ खाने पीने का सामान था, बच्चे साथ में थे तो खाने पीने का सामान था, कुछ जो है वो चीजें थी। तो मतलब 5-7 किलो वजन होगा हाथ में, एक थैले में, एक बास्केट के अंदर, वो बास्केट में पकड़ा हुआ था। पूरे रास्ते में भारती को बोलता रहा कि यार क्या रख लिया तुमने बास्केट में, वहां कुछ दुकानें होती है, अपन वहां मैगी बनवा लेते, वहां पे क्या पहाड़ों पर भी मैगी मिल जाती गरम गरम, ठीक है। क्या है बच्चे को सेंड, तुमने इतना खाना रख लिया है, वजन लग रहा है, पानी भी ढेर सारा रख लिया तुमने। हालांकि भारती ने अच्छे के लिए किया, पर चूंकि वो बास्केट उठानी मुझे पड़ रही थी, तो मैं बोलता रहा, रास्ते भर क्लिप करता रहा, कभी इस हाथ में लूं, कभी उस हाथ में लूं, कभी गाइड को पकड़ा दिया, तो कभी भारती ने हेल्प कर दिया। ऐसे करते करते हम लोग आधे घंटे में ट्रैक करते हुए ऊपर पहुंच गए। अब जब पुल पे जाने की बारी आई, तो छोटा वाला बेटा मेरा उस समय 2 ढाई 3 3 3 साढ़े 3 साल का रहा होगा, तो मुझे लगा कि वो डर रहा है, उस पुल को क्रॉस करने में डर रहा है, तो मैंने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे का वजन जो है वो 10-15 किलो, जो भी वजन होगा, वो वजन अच्छा खासा वजन था बास्केट की तुलना में। मैंने बच्चे को लिया और मैंने उस पुल को क्रॉस किया। बच्चा चूंकि थोड़ा डर गया था, तो वो पूरे समय मेरी गोदी में रहा, और मुझे जो है बच्चे का बोझ नहीं लगा। मैंने उस बच्चे को जो है ना गाइड को दिया ना किसी और को दिया, मैं बच्चा अपने साथ रहा पूरे समय। और हम लोग जो है वो आगे जो वहां जंगल में जहां जाना था वहां पहुंच गए, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि वो बास्केट में जिसमें ज्यादा वजन था, वो मुझे अधिक बोझ की समझ, मतलब जिसमें ज्यादा वजन नहीं था बच्चे की तुलना में, वो मुझे अधिक भारी लग रही थी, और जो बच्चा गोदी में था वो मुझे उतना भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बच्चे से प्यार करता हूं, ठीक है ना। तो मुद्दा वही है बेटा कि हमें कोई भी चीज यदि बोझ लगती है, बोझिल लगती है, तो उससे मतलब हम प्यार नहीं करते हैं। तो पढ़ने से प्यार करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और तुम्हारे मेरे बीच भी जो है वो तार, मजबूत तार बांधना पड़ेगा, है ना, ठीक है। दिल से दिल का संबंध करना पड़ेगा, तो मैं जो बोलूंगा, बोलने के पहले समझ में आएगा, है ना। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास में। तो पिछली क्लास में बेटा हम क्या देख रहे थे, हमने कहा था कि वायरसेस आर दी बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। पिछली क्लास में हमने सेल थ्योरी की बात की थी, हमने सेल थ्योरी के एक्सटेंशन की बात की थी हमने। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे, फटाफट क्वेश्चन आंसर करो, कमेंट में बताओ, किस साइंटिस्ट ने ओमनिस सेलुला ई सेलुली स्टेटमेंट दिया था। किस साइंटिस्ट ने ओमनिस सेलुला ई सेलुली स्टेटमेंट दिया था। किस वैज्ञानिक ने ओमनिस सेलुला ई सेलुली स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। बताइए, सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट के नाम क्या थे, वो भी बताइए कमेंट में। चलिए, न्यूक्लियस को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। न्यूक्लियस को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, बताइए। चलिए, अरे बीच बीच में आंसर करते रहना, इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा बेटा, है ना। हम और आप दोनों मिलकर एक टीम है कि नहीं है बेटा, तुम और मैं एक टीम है कि नहीं है ना, एक टीम, ठीक है ना। तो टीम वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हम रैंक 1 को लेके आ सके हम, ठीक है। देखो, फिर मैंने आपको ये बताया था कि कई बार है ना, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी प्लांट को हम जो है ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल सेल में एबिलिटी होती है, एक कोशिका में वो क्षमता होती है कि वो सेल डिवाइड कर कर जो है वो एक पूरे प्लांट को डेवलप कर सकती है। उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था, क्या कहा था हमने इसके लिए, सेलुलर टोटिपोटेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया था। कोशिकी आसक्तता बोलते हैं इसको हम, है ना। सेलुलर टोटिपोटेंसी बोलते हैं, कोशिकी सा सशक्ता, हिंदी वर्ड जो है बोल नहीं पा रहा हूं मैं, है ना, उसे बोलते हैं हम जो है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो बेटा एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब है इट इज द एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। ये
सोमेटिक सेल या दैहिक कोशिका की वो क्षमता होती है जिससे पूरे जीव का विकास हो सकता है, ठीक है। ये आसानी से हमको प्लांट सेल में देखने मिलती है, इसलिए हम प्लांट सेल में क्या कर पाते हैं, इसलिए हम यहां पे कर पाते हैं टिश्यू कल्चर कर पाते हैं, इसलिए हम टिश्यू कल्चर जो है वो कर पाते हैं। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड बाय जर्मन बॉटनिस्ट हैवरलैंड के, देखो सब स्टार्टेड बाय के, सबसे पहले इसके बारे में बताया था जर्मन बॉटनिस्ट हैवरलैंड ने, के याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के सबसे पहले सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में कि एक सिंगल प्लांट सेल से हम पूरा प्लांट बना सकते हैं, इसको बताया था हैवरलैंड ने, के बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था स्टीवर्ट ने। स्टीवर्ट ने क्या किया, कैरेट गाजर की सेल, कैरेट सेल को लिया और उससे पूरा कैरेट का प्लांट बना के दिखाया, स्टीवर्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब ये जो साइंटिस्ट के नाम आते चले जा रहे हैं, इनको याद रखने का तरीका ये है बेटा कि मैं तुमको डीपीएस में एमसीक्यू दे दूंगा और तुम वो सॉल्व कर लेना, दिमाग में रह जाएगा वो। ये सब कहां से है बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सिंगल सेल को रखकर हम जो है पूरे प्लांट को जो है वो तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज कहां होता है, इसका यूज होता है टिश्यू कल्चर में, इसका उपयोग करते हैं। और टिश्यू कल्चर की मेथड से एक लिमिटेड स्पेस में, थोड़ी जगह में हम हजारों लाखों प्लांट को उगा सकते हैं। भाई एक एक सेल टेस्ट ट्यूब में डालना है, हजारों टेस्ट ट्यूब रख लो आप, हजारों प्लांट में यहां पर अपने स्टूडियो में उगा सकता हूं, तो इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। मतलब सूक्ष्म चीजों से हम मल्टीपल प्लांट्स को बना सकते हैं, मतलब जो है टिश्यू कल्चर की मेथड से हम लिमिटेड जगह में कई बड़ी संख्या में प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करने में हम टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। अब एक प्लांट है, इस पर हो गया है वायरस का अटैक, के इस पर वायरस ने अटैक कर दिया, पूरा प्लांट अफेक्ट हो गया। ध्यान से मेरी बात सुना, एक प्लांट है, उस प्लांट पर एक वायरस ने अटैक कर दिया और प्लांट जो है वो पूरा बीमार हो गया। तो प्लांट में पता है आपको कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जहां पर वायरस कभी नहीं पहुंच पाता, प्लांट में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर वायरस कभी नहीं पहुंच पाता है, वो होता है शूट टिप, तने का सिरा, ठीक है। रूट टिप भी, रूट का सिरा भी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये टिप जो होती है वो फास्ट ग्रो करती है, तेज तेज डिवाइड करती है। वायरस कभी भी अटैक करने पहुंचता तब तक सेल डिवाइड करके आगे पहुंच चुकी होती है। मतलब वायरस के अटैक करने का रेट और सेल के डिवाइड होने का दर, उसमें बड़ा फर्क है। जो शूट टिप होता है, तने का सिरा होता है, जो शूट टिप होता है, तने का सिरा होता है, एपेक्स ऑफ द स्टेम होता है, वो तेज तेज डिवाइड करता है, कभी भी वायरस उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए मान लो कोई वायरस फ्री प्लांट, कोई प्लांट में वायरस का अटैक हो चुका है और आपको वायरस फ्री प्लांट तैयार करना है, आपको ऐसे प्लांट तैयार करना है जिनमें वायरस ना हो, तो आप शूट टिप को काट लो और काटकर उसकी सेल को निकाल कर टिश्यू कल्चर कर लो, आपको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा, आपको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा, क्योंकि कभी भी शूट टिप पर वायरस अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल सीड को बनाने में भी हम जो है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब सेलुलर टोटिपोटेंसी के उपयोग है कि क्या इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां हमने बात खत्म की थी पिछली क्लास में, मैंने आपसे कहा था कि सेल अलग अलग तरह की क्यों होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि जो है हमारे घर ईंटों से बने होते हैं और ईंटें तो एक समान शेप की होती हैं, ठीक है। लेकिन आपने गौर किया लेगो ब्लॉक्स, आपने जो लेगो ब्लॉक्स खेले, कुछ ब्लॉक सिंगल होते हैं, कुछ ब्लॉक डबल होते हैं, कुछ ट्रिपल ब्लॉक होते हैं, कुछ लंबे लंबे ब्लॉक होते हैं, ताकि हम घर अच्छे से बना सकें। तो सेल का साइज भी छोटा बड़ा होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। आप देखो ना, आपको दिखाई पड़ रहा है आरबीसी अलग शेप की है, डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल अलग शेप की है, राउंड एंड बाइकॉनकेव है, व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो है लॉन्ग और नैरो होती है, मीजोफिल सेल जो लीफ के अंदर की सेल है वो राउंड और ओवल होती है, ट्रैकिड सेल जो जाइलम के अंदर होती है, और जाइलम मतलब वाटर कंडक्शन करने वाला पार्ट, प्लांट का जो पार्ट वाटर कंडक्शन करता है वो जाइलम होता है, उसमें ट्रैकिड होते हैं, वे लंबे सी सेल होती है, इलोंगेटेड सेल होती है। नर्व सेल ब्रांच होती है, देखिए है ना, आपके सामने एनसीईआरटी दे रखा है। तो पॉइंट उठता है कि सेल में इतना वेरिएशन क्यों है, छोटी सेल बड़ी सेल, तो चलो उसका कंपेयर भी हम देख लेते हैं, है ना। चलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। कोशिकाओं में साइज को लेकर, शेप को लेकर और उनकी एक्टिविटी को लेकर बड़ा भारी अंतर हमको देखने मिलता है, ठीक है। जैसे हम बात करें माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर दी
स्मॉलेस्ट सेल यानी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जैविक संसार में सबसे छोटी सेल जो लिविंग है, जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, इट इज सेल वॉल लेस, इसमें सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, ध्यान से बात सुनना, एक एक लाइन एक क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये केवल 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं। 1 माइक्रोमीटर बोले तो 10⁻⁻6 मीटर, नोट कर लो, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर बोले तो 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। मतलब बैक्टीरिया से ये कितने होते हैं? 10 गुना छोटे होते हैं। माइकोप्लाज्मा लगभग बैक्टीरिया से 10 से 15 गुना छोटे होते हैं। 10 गुना मान लेते हैं हम, 3 to 5 माइक्रोमीटर दे रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी सिंगल सेल जो आप देख सकते हो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। याद रखिए, कोई भी एक, चाहे मुर्गी का अंडा हो, कोई भी एग हो, वो सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। याद रखिए, एवरी एग इज ए सिंगल सेल के। तो सबसे बड़ी, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, यानी एक अकेली सबसे बड़ी सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, याद रखना, ठीक है। अमंग मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड सेल जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, ठीक है। यदि हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें, ह्यूमन रेड सेल की बात करें तो वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, ठीक है ना। नर्व सेल जो है बॉडी में सबसे लंबी होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो डिटेल दे रखे हैं बेटा, जो एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिटेल आपको नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, सेल का शेप भी अलग अलग होता है। पहले साइज की बात की, अब शेप की बात करें। ये डिस्क के समान हो सकती है, ठीक है। पॉलीगोनल हो सकती हैं, ठीक है। कॉलमनर हो सकती हैं, ठीक है। क्यूबॉइड हो सकती हैं ये, थ्रेड लाइक हो सकती हैं ये, ठीक है। और इरेगुलर सेल भी ये हो सकती हैं, ठीक है। शेप का संबंध, शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। जैसे आप न्यूरॉन देखोगे, ब्रेन की सेल न्यूरॉन होती है, वो डिफरेंट टाइप की दिखाई पड़ती है। किडनी की सेल अलग दिखाई पड़ती है, लिवर की सेल अलग दिखाई पड़ती है। तो मतलब क्या काम इन्हें करना है, काम क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग शेप का, सेल का शेप जो है वो डिसाइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन बेटा एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? देखो, स्मूथ मसल सेल अलग शेप की दिखाई पड़ रही है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ब्लड सेल्स जो है वो दिखाई पड़ रही है आपको अलग तरीके के। न्यूरॉन्स, नर्व सेल अलग दिखाई पड़ रही है। ओवम और स्पर्म अलग दिखाई पड़ रहे हैं। बोन सेल देखिए, फैट सेल देखिए। तो सेल जो है वो, कोई भी कोशिका या सेल क्या काम करती है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप डिसाइड होता है, ठीक है। देखिए आप ना, अब ब्लड के अंदर भी झांक के देखें हम, ब्लड के अंदर भी झांक के देखें तो हमें वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देखने मिलती है। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट कहते हैं इनको हम, ठीक है ना। जो हमें बाइकॉनकेव दिखाई पड़ती है, धसी हुई होती है दोनों हिस्सों पर, बाइकॉनकेव होती है बेटा। ये क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव बोले तो यदि आप साइड से देखोगे तो आपको इस तरह की आपको ये दिखाई देंगी, बाइकॉनकेव होती है आरबीसी, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हो बेसोफिल देख रहे हो आप, ठीक है। तो देखो, यानी जब कभी डॉक्टर है ना, आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा कभी ना कभी, तो है ना। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड का रिपोर्ट आता है, डॉक्टर बोलता है अभी इन्फेक्शन है, ऐसा है, कृमि का इन्फेक्शन है कि वायरस इन्फेक्शन है। ब्लड की रिपोर्ट देखकर मैं सब बतला सकता हूं। आई एम ऑल्सो डॉक्टर, और मैं पढ़ा जरूर रहा हूं पर मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं। मैं आज भी कई पेशेंट देखता हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और मुझे अपने काम में बड़ा मजा आता है, ठीक है। लेकिन इस समय में थोड़े से जो है वो सीरियस टाइप के पेशेंट अधिक देखता हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट की बजाय। तो मेरे पास जो है ब्लड की रिपोर्ट आती है, मैं रिपोर्ट देख के बता देता हूं कि भाई क्या कमी रहे। मतलब मैं ब्लड रिपोर्ट देख के बहुत सारी बातें बता सकता हूं। तो बात ये कि बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल हो। अब गौर से देखो, आपको देख के लग रहा होगा कि चलो सर इरिथ्रोसाइट तो अलग दिखाई पड़ रहा है, पर ये बेसोफिल, इयोसिनोफिल में आप देखो गौर से, न्यूक्लियस के शेप में अंतर है, अंदर प्रेजेंट ग्रेन्यूल अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप इन सेल को देखकर इनके नाम आप पहचान सकते हो। ये सब डॉक्टर्स को करना होता है। डॉक्टर जो है वो स्लाइड देख कर बहुत कुछ बता पाते हैं, ठीक है।
नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या फर्क होता है, मैंने बताया भी था पिछली बार कि कैंसर कुछ नहीं, कैंसर अमरता है। मतलब एक सेल मरना भूल गई है, एक सेल मरना भूल गई है, लगातार लगातार डिवाइड कर रही है, दैट इज द कैंसर। कैंसर मतलब अमर कोशिका, जो कैंसर सेल मतलब अमर कोशिका, लगातार अनलिमिटेड वो डिवाइड कर रही होती है। देखो अब नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में क्या फर्क होता है। देखो कुछ बातें ऐसी है बेटा जो आगे आगे हम जब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे वहां भी काम आएंगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है वो चाबी है। पूरे बायोलॉजी को चालू करना है ना, तो जो चाबी लगानी पड़ेगी ना वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यदि इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया और इसमें कमांड हमारी आ गई ना, तो हमको बाकी रेस्ट ऑफ द बायोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी। क्लियर, पक्का? चलिए तो पहले बात करते हैं हम कि कैंसर सेल नॉर्मल सेल में क्या फर्क है बेटा। नॉर्मल सेल स्मॉल यूनिफॉर्म शेप होती है, नॉर्मल सेल जो होती है वो क्या होती है बेटा, वे होती है स्मॉल यूनिफॉर्मली शेप से न्यूक्लियस होता है इनमें छोटा साइज का, एक छोटा एक बराबर शेप का न्यूक्लियस हमको देखने मिलता है। जबकि कैंसर सेल में क्या होता है, लार्ज वेरिएबल शेप, अलग अलग शेप का न्यूक्लियस देखने मिलता है। ठीक है, नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम अधिक होता है, कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम देखने मिलता है, क्योंकि लगातार डिवाइड करने वाली सेल में साइटोप्लाज्म की तुलना में न्यूक्लियस का वॉल्यूम अधिक दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, लगातार डिवाइड करने वाली सेल में न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। नॉर्मल सेल में कन्फर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप, सेल का साइज और शेप बकायदा एक स्ट्रक्चर के रूप में रहेगा, एक फिक्स फॉर्मेट में रहेगा। जबकि कैंसर सेल जो है उसमें सेल के साइज में और शेप में वेरिएशन देखने मिलेगा। नॉर्मल सेल जो होती है बकायदा अपने आप को अरेंज करेगी और एक टिश्यू को बनाएगी वो। ठीक है, जबकि कैंसर सेल डिसऑर्गेनाइज होंगी, लगातार संख्या बढ़ रही है, कैसे अरेंज करें बॉडी को पता नहीं चलता है। तो कैंसर सेल रेगुलर इरेगुलर तरीके से वो लगातार बढ़ रही होती हैं। में पजेस डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर, नॉर्मल सेल में आपको अलग अलग सेल स्ट्रक्चर आसानी से देखने मिलेंगे, जबकि कैंसर सेल में कई सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको गायब देखने मिलेंगे। ठीक है, कैंसर सेल में कई सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको गायब देखने मिलेंगे आपको। नॉर्मल सेल में सामान्य कोशिका में जो है वो सरफेस मार्कर है ना, जो सेल के ऊपर जो सेल की सरफेस होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, बाहर की सरफेस होती है, वहां पर कुछ प्रोटीन होते हैं जो मार्कर होते हैं, वो आपको नॉर्मल देखने मिलेंगे। कैंसर सेल में आपको जो है वो सेल मार्कर बड़ी हुई संख्या में देखने मिलेंगे, मतलब सेल के अंदर कुछ अजीबोगरीब तरह के प्रोटीन आ जाएंगे जो कि मार्कर का लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, जो नॉर्मल सेल होगी वो धीमे धीमे डिवाइड करेगी, डिवाइड करने वाली सेल की संख्या कम रहेगी। कैंसर सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करेगी और कैंसर सेल में डिवाइड करने वाली सेल की संख्या अधिक रहेगी। नॉर्मल सेल टिश्यू जो होगा उसमें बाकायदा आपको साफ साफ बाउंड्री देखने मिलेगी, आपको यानी एक सीमा होगी कि यहां तक ग्रो करेगा ये। लेकिन कैंसर सेल क्या होगा, बॉडी को फोड़कर बाहर भी वो निकल सकती है, पुअरली डिफाइंड होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी इसकी, ट्यूमर बनाएंगी ये। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यों बताया आपने ये सब हमको, इसलिए बताया बेटा हमने क्योंकि जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर कैंसर दे रखा है 12th क्लास में, वो वाला 12th एनसीईआरटी के अंदर है। तो हमें तब कैंसर सेल, जब चूंकि शेप यहां पढ़ रहे हैं, साइज यहां पढ़ रहे हैं, सेल यहां पढ़ रहे हैं, तो वी शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एबनॉर्मल शेप सेल का मतलब क्या, कैंसर सेल जो है वो कैसे नॉर्मल सेल से अलग होती है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब ब्लड रिपोर्ट देखा आपने, आरबीसी देखा, लिखा आता है ब्लड रिपोर्ट में माइक्रोसाइटिक आरबीसी या लिखा आता है मैक्रोसाइटिक आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, जिसके बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल कार्पसल जो सेल होती है वो 7 माइक्रोमीटर साइज की होती है। ठीक है, डायमीटर उसका 7 माइक्रोमीटर होता है। यदि रेड ब्लड सेल का साइज छोटा हो जाए तो क्या बोलेंगे, बड़ा हो जाए तो क्या बोलेंगे, और इसका मतलब क्या है। जब आप एक ब्लड की रिपोर्ट देखते हैं, मैं आपसे बिल्कुल डॉक्टर के समान ही बात कर रहा हूं आपसे, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि तुम मेरी क्लास में आए हो तो तुम जो है वो बहुत हद तक तुम डॉक्टर बन ही जाओगे। पढ़ने के दौरान बायोलॉजी जब तक पूरा होगा तुम्हें डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी, हमेशा तुमको पढ़ने में मजा आने लगेगा, तुमको दूसरों की ब्लड रिपोर्ट तुम उठा उठा के देखोगे कि क्या लिखा है इसमें। ठीक है, जब तुमको आरबीसी नॉर्मल से बड़े साइज की मिलेगी मैक्रोसाइटिक आरबीसी बोलोगे, छोटे साइज की मिलेगी तो क्या बोलोगे उसको आप, माइक्रोसाइटिक आरबीसी बोलोगे। के नॉर्मल शेप से वेरिएशन देखने मिला, सोचो सेल के शेप में वेरिएशन देखने मिलता है, साइज में वेरिएशन देखने मिलता है, तो आप बीमारी को पकड़ पाते हैं। ठीक है, जैसे छोटे साइज की आरबीसी, देखो नॉर्मल आरबीसी ये छोटी साइज, नॉर्मल की तुलना में छोटी आरबीसी देखने मिलेगी, तो क्या हो सकता है कंडीशन, आयरन डिफिशियंसी, सबसे कॉमन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया।
आयरन की कमी है बॉडी में आयरन की कमी है, इसलिए जो है आपको छोटे साइज की आरबीसी देखने मिलेगी, सबसे कॉमन कंडीशन। ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखना। बाकी भी याद पढ़ लीजिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्रोसाइट है ना, आरबीसी का साइज बड़ा देखने मिलेगा। कब देखने मिलेगा आपको, कब देखने मिलेगा आपको ये, जब होगी विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की कमी होगी। एमसीक्यू, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट के बाकी पढ़ लेना, पर एग्जाम में आने की संभावना कम है। जो मैं दो बता रहा हूं, 2 पॉइंट, ये एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो जब आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा होता है, मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हैं, तो ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी को बताता है। अब देखो, दोनों कंडीशन में आरबीसी में एबनॉर्मलिटी है। यदि रेड ब्लड सेल का साइज छोटा हो गया मतलब आयरन की कमी है बॉडी में, यदि रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो गया मतलब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है। बन गए डॉक्टर, बहुत सारी जानकारी मिल गई हमको यहां पे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पहले तुम इतना डॉक्टर साहब समझ रहे अपने आप को, तो पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, है ना, तुमसे बात कर रहा हूं। कहां देखते थे खिड़की से बाहर? जिन्हें निकलना वो निकल चुके पहले ही, जिन्हें निकलना वो पहले ही निकल चुके, और जो नहीं निकले वो अभी नहीं निकलेंगे आज। खिड़की से अंदर देखो, क्लास में ध्यान लगाओ, और नहीं तो क्या, हमारा ऐप हमको सब बतलाता है कि तुम कर क्या रहे हो। चलो प्रश्नों का उत्तर दो, बताओ मेरे को, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में इन सेल्स की लोकेशन क्या होती है? ठीक है, कहां हमको देखने मिलती है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ठीक है ना, क्या लिखिए कमेंट में। न्यूरॉन्स कहां देखने मिलता है, नेफ्रॉन कहां देखने मिलता है, हिपेटोसाइट बॉडी में कहां देखने मिलता है, ऑर्गन का नाम बताना, न्यूट्रोफिल कहां देखने मिलता है, बीटा सेल्स, ग्लियल सेल्स, सर्टोली सेल, लिडिक सेल्स, कुफर सेल्स कहां देखने मिलती है? आपको नहीं मालूम है ना, तो गूगल कीजिएगा। आपको नहीं मालूम है, बाद में आंसर करना भले से, बाद में कमेंट करना, लेकिन नहीं मालूम है तो गूगल करना बेटा। ठीक है, समझ गए, क्या करना, गूगल करना। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि सेल के साइज में वेरिएशन क्यों होता है? प्रश्न उठता है कि सेल के साइज में वेरिएशन क्यों होता है? यदि आप देखें, अब कुछ चीजें बेटा याद कर लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि मैं लिखता हूं 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, लिखा तो है -3 मीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 टू पावर -9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम -10 टू पावर -10 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रहना चाहिए, पूछूंगा आपसे मैं डीपीएस में। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो, यदि आप स्मॉल मॉलिक्यूल का साइज देखोगे बहुत छोटा होगा। वायरस का साइज देखिए 10 से 100 nm के नैनोमीटर के बीच में, बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर में आता है, ठीक है ना बेटा, याद रखिए। जनरली क्या करते हैं, जनरली हम सेल का साइज हम माइक्रोमीटर में नापते हैं। जनरली सेल ऑर्गेनल का साइज हम माइक्रोमीटर में नापते हैं। जनरली हम जो है डीएनए आरएनए के बारे में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम नैनोमीटर वर्ड का या एंगस्ट्रॉम वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है, इन जनरल। ठीक, बहुत छोटे आर्टिकल जो नैनोमीटर में होते हैं, एंगस्ट्रॉम में होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, ठीक है। यानी हम जो है नैनोमीटर बराबर, जो नैनोमीटर में जो होते हैं, जो कुछ नैनोमीटर के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ बातें याद रखते हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया बोल सकते हैं या प्रोकैरियोट बोल सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, सेल वॉल इसके। सबसे छोटा बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल होती है। सबसे छोटा बैक्टीरिया विथ सेल वॉल इज डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। एग्जामिनर जब तुमसे सीधा पूछे और ऑप्शन में दिखाई दे तो आंसर लगाना है आपको, ठीक है। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटा बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल हो तो डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, ठीक है, क्लियर। लार्जेस्ट एनिमल सेल, सबसे बड़ी एनिमल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट इज एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी होती है, एसिटाबुलेरिया इज ए ग्रीन एल्गी, ये सबसे बड़ा यूनिसेल्ड प्लांट होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल इज फाइबर ऑफ रेमी। सबसे लंबी प्लांट सेल रेमी का रेशा होती है, फाइबर ऑफ रेमी होती है, ठीक है। फैमिली इसकी होती है यूटिकेसी।
प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है बोहीमिरिया नीविया, ठीक है। PYQ है, काफी पुराना क्वेश्चन है पर पता होना चाहिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज नर्व सेल, सबसे लंबी एनिमल सेल क्या होती है? नर्व सेल होती है। लार्जेस्ट प्रोक्रियोटिक सेल, सबसे बड़ी प्रोक्रियोटिक सेल क्या होती है? स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस, सबसे बड़ी प्रोक्रियोटिक सेल होती है, याद रखिएगा स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि तो हमने पहले भी देखा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाके देखा आपने, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, मेरे बारे में बच्चे बोलते हैं सर आप एनसीईआरटी से बहुत बाहर पढ़ाते हो, अरे आप बताओ अब तक की क्लास में मैंने क्या बाहर पढ़ाया। मैं समझाता हूं बेटा, क्योंकि कई चीजें ऐसी है एनसीईआरटी अधूरी छोड़ देती है। आप किसी भी, आप चाहे जो है वो कोटा के जो बड़े नामी कोचिंग क्लासेस उनके नोट्स देख लें, किसी के नोट्स देख लें आप, ठीक है। या हम भी कम नामी नहीं है यार, है ना, ठीक है। ऐसे मत करो, ऐसे मत आंखों कम, ठीक है। अवेलेबल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमको देखो बेटा, सिंपल सी बात है, दो प्रकार के टीचर होते हैं। एक होते हैं जो जरूरी है केवल वो उतना उतना बता के काम खत्म, एक वो होते हैं जो जरूरी है वो तो बताएंगे लेकिन आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी डेवलप कर देंगे और आपको चीजें याद रखने में आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग वो वाले टीचर हैं, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल इन्वॉल्व होकर पढ़िए, भरोसा रखिए बेटा, मुझे आप में से टॉपर चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, सेल के साइज का क्या फर्क पड़ता है सेल की एक्टिविटी पर, उसको समझ लेते हैं हम। यानी सरफेस वॉल्यूम रेशियो की हम बात करते हैं, ठीक है। यानी एक बड़ी सेल अच्छी होती है या एक छोटी सेल, मतलब हमें दिमाग में ये बात, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि हमारी बॉडी में इतनी ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, मतलब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, मतलब करोड़ों करोड़ों अरबों सेल है हमारी बॉडी में, अरबों करोड़ों सेल है। तो ये सेल इतनी सारी क्यों भाई? बड़े बड़ी सेल लगते, बड़े बड़ी सेल, ये जो सेल 4 सेल है बड़ी बड़ी, इतनी बड़े बड़ी साइज की सेल होती तो कितना अच्छा रहता, पर ऐसा नहीं है। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है कि सेल के साइज का क्या फर्क पड़ता है सेल की एक्टिविटी पर, उसको समझते हैं हम। देखो जैसे आप देख रहे हो यहां पे एक बड़ी लार्ज क्यूब दिखाई पड़ रहा है, मान लिया हमने कि एक सेल एक क्यूब के समान है। एग्जाम्पल समझने के लिए हमने बोल दिया कि एक सेल एक क्यूब के समान है, तो एक लार्ज क्यूब दिखाई पड़ रहा है और एक उसी साइज का एक और बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि 27 स्मॉल क्यूब प्रेजेंट है। छोटी छोटी सेल के देखो दोनों का, यदि आप देखोगे ओवरऑल दोनों बराबर साइज के आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फर्क इतना है, एक में सिंगल सेल है बड़े साइज की और एक में छोटी छोटी सेल से मिलकर वो बना हुआ है, ठीक है। समझते हैं, ऐसा कहते हैं कि सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के ऐसा कहते हैं सेल जितनी छोटी होती है वो उतनी अधिक एक्टिव होती है। स्मॉलर सेल्स आर दी मोर एक्टिव सेल्स, ऐसा कहते हैं हम कि स्मॉलर सेल जितनी छोटी होती है उतनी अधिक वो एक्टिव होती है, सेल जितनी बड़ी होती है एक्टिविटी में उतनी कमी आती है। क्योंकि छोटी सेल अधिक एक्टिव होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया और सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम वो अधिक होता है, मतलब दे हैव मोर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है सतह, जहां से फूड को अंदर लेना है। एक सेल जो होती है उसमें फूड अंदर कैसे आएगा? यहां से, जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है वहां से अंदर आएगा बटट के, तो सरफेस एरिया का मतलब है जहां से फूड उसको अंदर लेना होता है। तो छोटी सेल में सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में अधिक होता है, इसलिए स्मॉलर सेल एक्टिव होती है। बड़ी सेल में जो है वॉल्यूम की तुलना में सरफेस एरिया जो है वो कम होता है, तो इसलिए वो लेस एक्टिव होती है, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसको, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हम मेरे कहने पर मत मानिए, मैं जो कहता हूं उसको ऐसे मत मान लीजिए, सोचिए जरा कि क्या है उसके पीछे, ठीक है। क्लियर? देखो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स से हम इसको प्रूफ करेंगे। वो ये है कि जो फॉर्मूला या दिमाग में रखो, फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया, भाई कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या क्यूब उठा लूं, यहाँ पे मेरे पास में क्यूबिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्यूब 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 कहाँ गया? कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा मेरे को। चलो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम एक रेक्टेंगल को लेते हैं, चलो इसको ही क्यूब मान लेते हैं, इसको ही सपोज हम इसको ही क्यूब मान लेते हैं। इस बॉक्स में कितनी सरफेस है? सपोज मान लो कि भाई क्यूब है ये, एक सतह, 1 2 पीछे 3 4 5 6, देखो ना तुम कितनी सरफेस है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे एक क्यूब में कितना होगा? 6 सरफेस होगा। और सरफेस का एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणाई चौड़ाई, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई गहराई, ठीक है ना। लेंथ विड्थ और डेप्थ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी चीज का, ठीक है। फॉर्मूला हमको याद है अच्छे से। चलो एक काम करते हैं, मान लिया हमने समझने के लिए कि एक सेल एक क्यूब के समान है। एकदम अटेंटिव रहिए। देखो बेटा यदि तुम क्लास में मन नहीं लगाओगे ना तो मेरे पास कोई जादू, मैं कोई परी थोड़ी ना हूं मैं कि परी हूं मैं,
तुमको छू दूंगा, आ जाओ, तुम आ गए हो मेरे लिए, ये लो मैं परी हूं, तुमको छू दिया मैंने, पूरा ज्ञान तुम में चला गया। हाँ, एक्टिव रहना पड़ेगा, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कान में लगा के सो मत, ईयरफोन लगा के सो गए, ठीक है, बोलते रहने दो, सर को क्या फर्क पड़ता है। बेटा ऑफलाइन क्लास में होते ना तो समझ लेते, ठीक है, कान मरोड़ देता, है ना, जाग जाओ इसलिए तो बोल रहे हैं, मान लो, है ना, सुनो बात ध्यान से। अरे सर हमने कुछ नहीं किया, तो तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूं यार, दूसरे से बोल रहा हूं मैं, और जिसने किया वो समझ गया, ठीक है। सुनो, पॉइंट ये हमने मान लिया, हमने कहा कि एक सेल एक क्यूब के समान है, ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया पता है हमें, कैसे निकालते हैं, 6 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ से निकालते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेल है, एक क्यूबिकल सेल है, ठीक है, इस सेल का ये एक क्यूबिकल सेल है, ठीक है, हमने बोला ये एक क्यूबिकल सेल है, ठीक है, ठीक, इसका हर हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई गहराई 1 सेंटीमीटर का हर आर्म्स का, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसका सरफेस एरिया निकाला, हमने इसका सरफेस एरिया निकाला, 6 इंटू लेंथ इंटू विथ, 6 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आ गया। इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, 6 इंटू, सॉरी 6 कैसे जाएगा, वॉल्यूम तो वॉल्यूम में 6 नहीं आएगा यार, ठीक है, ठीक कर रहा हूं, चलो ठीक है, कैसे लिखाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया। फिर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया, 6:1 हो गया, आया, आया, कितना है, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में 6 टाइम मोर है, ठीक है, ये आया, पक्का। चलिए सेल का साइज बड़ा करते हैं, सेल का साइज बड़ा किया हमने, 2 2 एंड 2, ठीक है। चलिए सरफेस एरिया निकालते हैं इसका हम, 6 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालते हैं इसका हम, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, कितना आया ये, 24:8, मतलब 3:1 आया या नहीं आया, 8 3 24, कम हुआ या नहीं हुआ, साइज को डबल किया, सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में 3 गुना रह गया, पहले 6 टाइम था अभी 3 टाइम रह गया वो, ठीक है, कम हुआ कि नहीं हुआ। चलो सेल का साइज और बड़ा करते हैं, सेल का साइज और बड़ा किया हमने, सपोज हमने और बड़ा कर दिया हमने, कितना, 3 3 3, तो क्या हो गया, सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 कितना हो गया अपना, 6 3 18, 18 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकाला हमने कितना, वॉल्यूम निकाला हमने 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो निकाला हमने, कितना हो गया, 54:27, मतलब कितना आ गया ये, 2:1 हुआ या नहीं हुआ। अच्छा खुद सोच के बताओ, आपके सामने मैंने बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, और आपके सामने मैंने बताया कि सेल का साइज यदि बढ़ता है तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो टिनिंग टिनिंग घटता है। सेल का साइज यदि बढ़ता है तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो टिनिंग 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 घटता है, समझ गए। 6:1 था, 3:1 हुआ, 2:1 हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि साइज बढ़ाने पर, इसका मतलब यह हो गया
कि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटेगा, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बाहर से फूड अंदर कम आएगा, बाहर से फूड अंदर कम आएगा तो एनर्जी कम बनेगी, और एनर्जी कम बनेगी तो सेल इनएक्टिव हो जाएगी। अब मान लो तुम जो है वो बड़ी सेल हो, इमेजिन करो तुम एक बड़ी सेल हो जिसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो चुका है, तुमको अब अपने आप को एक्टिव करना है, तो क्या करोगी? जो बड़ी सेल है वो क्या करेगी? जैसे मैंने आपसे कहा, जिस बड़ी सेल को, मान लो ये एक बड़ी सेल है, इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो गया, ठीक है, तो अब क्या करेगी ये? इसको यदि यदि इसको एक्टिव होना है तो क्या करेगी ये क्या करेगी? ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसे फोल्ड बना लेगी, इससे सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा, सेल, है ना? तो मतलब बड़ी सेल अपने आप को मॉडिफाई करके, बड़ी सेल अपने आप को मॉडिफाई कर कर जो है इस कमी को पूरा कर सकती है। इसीलिए सेल में आपको मॉडिफिकेशन भी देखने मिलते हैं, इसलिए सेल मॉडिफाइड भी होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है? मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर कंक्लूजन हमने ये निकाला, स्मॉलर सेल्स में मोर सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है, मोर सरफेस एरिया होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। इसका मतलब वो अधिक न्यूट्रिएंट को ले सकती है, अधिक न्यूट्रिएंट को ले सकती है, मतलब वो एक्टिव सेल होती है। क्लियर? ठीक है, मतलब ये हुआ छोटी सेल बड़ी सेल की तुलना में अधिक एक्टिव होती है। इसका मतलब ये जो ऑर्गन मोर एक्टिव होते हैं उनको सेल बड़ी रखना चाहिए कि छोटी रखना चाहिए? जैसे किडनी, जो ऑर्गन मोर एक्टिव होते हैं उनको सेल बड़ी रखना चाहिए या छोटी रखना चाहिए? तुम खुद सोच के बताओ, छोटी सेल रखना चाहिए, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो मतलब हमारे पास ये कंक्लूजन है, जो हमने जहां बात शुरू की थी, कंक्लूजन हमारे पास निकल के आ चुका है वाला बेटा। ठीक है, इसका मतलब स्मॉलर सेल्स है मोर पावर बिकॉज दे आर मोर एक्टिव सेल, मोर एनर्जी होता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सेल का साइज डिटरमाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं? कि सेल को कितना न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो सरफेस एरिया उसका अधिक होता है। या दूसरा ये है कि सेल जो है वो कितने साइटोप्लाज्म को, जैसे सेल, आप देखो मजे की बात ये है, जैसे सेल का साइज बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस की सेल को कंट्रोल करने की क्षमता कम होने लगती है। सुनिए बात ध्यान से, ठीक है? जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस बोलेगा यार मेरा एरिया इतना बढ़ गया, मैं किसका ध्यान रखूं मैं? अब ये वैसी वाली बात है, घर में तुम हो, तुम्हारा भाई है, पापा है, 4 लोग 5 लोग परिवार में, मम्मी खाना बना देती है, मम्मी बोलती है हाँ मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बना दूंगी, मतलब आपके पापा के लिए, आपके लिए खाना बना देगी मम्मी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके घर में जो है 10-25 रिश्तेदार और सारे लोग आके रहने लगे, ठीक है, वही परिवार 20 लोगों का हो, मान लो आप 20 भाई बहन है, कल्पना करने में क्या जा रहा है? तो क्या मम्मी अकेली कर पाएगी? मम्मी अकेली नहीं कर पाएगी, तब तो हेल्पिंग हैंड चाहिए, और लोग चाहिए भाई हेल्प करने के लिए, कैसे काम चलेगा? नहीं तो समझ लो आप, एक न्यूक्लियस की भी कंट्रोल करने की अपनी क्षमता होती है, कितना साइटोप्लाज्म वो कंट्रोल कर सकता है। जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो सेल डिस्टर्ब हो जाती है, सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सेल को मजबूरी में डिवाइड होना पड़ता है। न्यूक्लियस बोलता है भैया मुझसे नहीं बनेगा, मेरी एक कॉपी बनाता हूं, मैं छोड़ता हूं, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर सेल डिवाइड कर जाएगी, ठीक है, ताकि 2 छोटी सेल बन सके। ठीक, याद रखना फंडा ये। सेल का साइज डिटरमाइन कौन सा किससे होता है? 2 मेन फैक्टर होता है, किसकी रिक्वायरमेंट क्या है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट के लिए, और दूसरा है कि इसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, क्या न्यूक्लियस वाकई में साइटोप्लाज्म का काम संभाल पा रहा है? नहीं संभाल पाएगा तो सेल को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक बात और याद रखना, ये नहीं है कि हाथी बड़ा होता है, जिराफ बड़ा होता तो उसकी सेल बड़ी होती है, यानी साइज ऑफ सेल का ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज से कोई संबंध नहीं, चाहे आप 5 फीट के हो, चाहे 17 फीट के हो, चाहे 40 फीट के हो, जैसा भी जीव है उसकी सेल के साइज का ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? जनरली जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनका सरफेस वॉल्यूम रेशियो लो होता है, ठीक है, इसलिए वो थोड़े से लेस एक्टिव होते हैं, स्लो होते हैं वो, ठीक है? कुछ बातें बड़ी याद रखना रख कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ठीक है? अब देखो बेटा, जब मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम की बात करता हूं ना, तो मैं ये मानकर चलता हूं, मैं हमेशा एक बात मानकर चलता हूं कि आप हमेशा अच्छे के लिए तैयारी कीजिए, बुरे के लिए तैयार रहिए, हमेशा कोशिश अच्छे की कीजिए पर बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए, इसलिए आपकी ट्रेनिंग ऐसी होना चाहिए। एक कमांडो में एक नॉर्मल सैनिक में फर्क क्या होता है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल सोल्जर एंड ए कमांडो?
एक कमांडो में और नॉर्मल सोल्जर में फर्क क्या होता है? नॉर्मल सोल्जर केवल उतना ही जानता है जितना उसको सिखाया गया है, केवल वो कि सामने से कोई आएगा मैं लड़ लूंगा। पुलिस वाले की तुलना में नॉर्मल सोल्जर अच्छा जानता है। कमांडो जो है सब तरह की ट्रेनिंग में होते हैं, वो चाहे टफ से टफ कंडीशन हो, चाहे खाना हो चाहे ना हो, 100 दुश्मन भी सामने हो तो एक अकेला कमांडो भारी पड़ता है। कमांडो की ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल की होती है। कमांडो हर चीज के लिए, बुरी से बुरी चीज के लिए तैयार रहता है, इसलिए बायोमेंटर्स अपने बच्चों को कमांडो बोलता है। हमारे यहाँ पे साधारण स्टूडेंट नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे कमांडो होते हैं। नीट का पेपर का लेवल कुछ भी रहे, नीट के पेपर का लेवल कुछ भी रहे, कुछ भी नीट के पेपर का लेवल रहे, हमारे कमांडो फोड़ कर आते हैं और वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसीलिए मैं आपको जो ट्रेन कर रहा हूं ना, तो ये साधारण ट्रेनिंग नहीं है, ये कमांडो ट्रेनिंग है। कमांडो कभी भी हारते नहीं है, वे हमेशा जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो एक दिन वो फाइनली जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं वो याद रखना है आपको बेटा, हल्के मत लेना मेरी बातों को, ये मेरी बातें आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है बेटा, याद रखना। ठीक, मैं आपसे कहता हूं ना बेटा, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। अपने दिमाग में जंग मत लाने दीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, चमकेंगे एक दिन, आप जरूर चमकेंगे। ठीक है, ओमनी वाइवम एक्स विवो वर्ड का मतलब क्या होता है? अब चूंकि हमने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वर्ड सुना हुआ है ना, जो रुडोल्फ वुर्कोव ने दिया था, लेकिन लुईस पाश्चर ने क्या कहा था? पाश्चर ने रुडोल्फ वुर्कोव का सपोर्ट किया। लुईस पाश्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया और उनका सपोर्ट किया था। ठीक है, तो पाश्चर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ओमने वाइवम एक्स विवो मतलब ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, याद रखना, एम्स के अंदर पूछा गया है, ऑल अलग से जब एम्स का एग्जाम होता तब पूछा गया है। ठीक है, पाश्चर ने स्टेटमेंट दिया है, याद रखिए। यदि एक बड़े साइज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, यदि एक बड़े साइज की सेल को अपने आप को एक्टिव करना हो, इफिशिएंट बनना हो, तो वो क्या करेगी? वो कुछ यूनिक फीचर डेवलप करेगी, जैसे कि माइक्रोबलाई का डेवलपमेंट करेगी। माइक्रोबलाई बोले तो ऐसे छोटे छोटे उभार बना लेगी ऊपर सरफेस पे, जैसे इंटेस्टाइन की सेल में होता है ना। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे उभार बना लेगी वो सेल। ठीक है, माइक्रोबलाई। या सेल फ्लैट है, सेल नॉर्मल सेल ये थी तो ये सेल फ्लैट हैगी, सेल अपने आप को फ्लैट बना लेकर लेगी। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर बन जाएगी ये, इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वो सारी कोशिश करेगी, एक सेल यदि उसको अपने आप को इफिशिएंट बनाना है तो वो सारी कोशिश करेगी जिससे कि उसकी एक्टिविटी का लेवल बढ़ सके। ठीक है ना, याद रखिए। सेल जो होती है उसको हमेशा बाहर से फूड चाहिए, बाहर से उसको वाटर चाहिए, बाहर से उसे न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिए बाहर से। तो सेल हमेशा एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, याद रखिए, यदि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेल इज एन ओपन सिस्टम। शिल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, तो जो सेल थ्योरी दिया गया था उस पेपर का टाइटल क्या था? माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये टाइटल था पेपर का। सोचो, ये क्यों बताया? ओलंपियाड के लिए बताया हुआ मैंने आपको। कैलस का मतलब क्या होता है? एक सिंगल सेल को जब आप टिश्यू कल्चर मीडियम में डालोगे, एक सिंगल सेल को जब आप टिश्यू कल्चर मीडियम में डालोगे, वो डिवाइड करेगी और एक मल्टी सेल्ड गुच्छा बन जाएगा, कोशिकाओं का बंच ऑफ सेल बन जाएगा, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, बंच ऑफ सेल बन जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या रूट है क्या शूट है। आपने एक सिंगल प्लांट सेल को मीडियम में डाल दिया है, लगातार ग्रो करेगी, एक बंच ऑफ सेल बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, उसे बोलते हैं हम कैलस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का एक गुच्छा होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलरिटी है, यूनिसेल्ड के ऊपर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फायदा क्या होता है भाई? मैंने कहा ना, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? छोटी छोटी कई सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी जो इफिशिएंट होंगी, बेहतर काम कर पाएंगे, और यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में एक ही बड़ी सेल होगी जो थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टी सेलुलरिटी का फायदा होता है यूनिसेलिटी के ऊपर। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, गूगल कीजिए, पता लगाइए, बताइए कि गूगल करना है, पता लगा के बताना है। बताइए, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडिया में कहां पर है? किस सिटी में? ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडिया में जो है वो सेल के फील्ड में काम करने वाला प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वो किस सिटी में है ना? गूगल कीजिए, बताइए मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि यूनिसेलुलरिटी के ऊपर मल्टी सेलुलरिटी के मल्टीपल फायदे होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बड़ी सारी सेल्स होती है जो डिवीजन ऑफ लेबर कर लेती हैं, जो अपने काम बांट लेती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को बांटना। जैसे तुम सोचो, तुम इमेजिन करो, सारा काम यदि पापा को करना पड़े, इमेजिन करते हैं हम, एक अकेले पापा को सारा काम करना पड़े, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है,
बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ठीक है, सारे काम जितने होते हैं अकेले पापा को करना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी भाई। ऑफिस जाएगा आदमी कि खाना बनाएगा, बच्चों के लिए करेगा, बच्चों को लेके आना छोड़ना, मतलब भारी काम है। मम्मी के जिन काम को अपन लोग कई बार अपन क्या होता है, घर में जो माँ होती है ना, माँ के काम को हम कई बार क्या होते हैं उतना वेटेज नहीं देते हैं। हमें लगता है माँ बाप का फर्ज है ये, सुनना बात है, हमें कई बार लगता है ये तो माँ बाप का फर्ज है। मम्मी करती क्या है दिन भर? हाँ, मम्मी कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है, मम्मी कुछ नहीं करती। मम्मी क्या करती? सीरियल देखती है। कभी देखा है सुबह सो के उठ, तुम्हारे सोने से उठने से पहले से उठ कर वो घर में काम शुरू कर चुकी होती है, तुम्हारे नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है, ठीक है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा घर, सब कुछ है ना, सब कुछ मैनेज करती है, तुम्हारे रिश्ते नाते मैनेज करती है, तुम्हारा सब कुछ करती है। और उसके बाद यदि एक लेडी को आप बोल दो ना कि तुम करती क्या हो, तो उससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता है। भारत की 50% महिलाएं जो घरों में है, काम कम मतलब मैं ऐसा बोलूं आधी, बहुत कम महिलाएं हैं जो बाहर काम कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द, यदि आप अपने आसपास देखोगे आपको लगेगा अधिकांश महिलाएं हाउसवाइफ है, घर में है, लेकिन वो घर संभाल के बहुत बड़ा काम कर रही होती है। बच्चों को संस्कार देने से लेकर भोजन देने तक हर काम। इसलिए हमेशा बेटा कभी जिंदगी में याद रखना, कभी अपनी माँ का डिसरिस्पेक्ट मत करना, कभी दुनिया से लड़ लेना। माँ गुस्सा कर रही हो ना तो आशीर्वाद समझना, माँ गुस्सा कर रही है उसको आशीर्वाद समझना। कभी लड़ना मत माँ से, पलट कर नहीं बोलना। वो सृजन है तो किया उसने, तुम्हारा तुम्हारा निर्माण हुआ है उसके अंदर, तुम उसी का अंश हो। और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, सारे जानवरों के लिए सच है। तुम कभी बिल्ली के सामने बिल्ली के बच्चे को उठाने की कोशिश करना, बिल्ली हमला कर देगी, अपनी जान की परवाह नहीं करेगी वो, समझ गए? चलिए, तो हम कह रहे थे डिवीजन, तो बता रहा था मैं कि पापा कहां से कहां बात पहुंच गई। पापा जो है वो अकेला सारा काम, परेशान हो जाएंगे वो, ठीक है, लेकिन घर में काम बटे हुए हैं। माँ ने काम बांट लिया, पापा बोलते हैं मैं काम करूंगा, पैसे लेके आऊंगा, बजाते समय स्कूल छोड़ दूंगा, लौटते समय तुम ले आना बच्चों को। मतलब काम बट गए, काम बटने से चीजें आसान हो गई हैं, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, घर में यदि काम बढ़ जाए, मम्मी बोलती है कि बेटा अपना कमरा ठीक रखो, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर का हिस्सा है वो, ताकि मम्मी के ऊपर बर्डन ना आए उसका, कौन करेगा इनको। तो कार्य का श्रम विभाजन जो है वो आपकी इफिशियंसी को बढ़ाता है, व्यवस्था को ठीक रखता है वो, ठीक है, वो तभी होता है एक से अधिक लोग हो। फिर हम प्रोक्रेटिक सेल और यूक्रेटिक सेल की बात करते हैं। प्रोक्रेटिक सेल और यूक्रेटिक सेल में किस बात का अंतर है? मैंने कहा था कि प्रोक्रेटिक सेल जो होती है, समझ लो आप ऐसा, अब कई लोग समझ नहीं पाते इस कॉन्सेप्ट को, मैं बड़ा अच्छा एक सिंपल एक एग्जांपल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, जो हमेशा देता हूं, वो ये है कि समझ लो तुमने नया नया काम शुरू किया, तुमने कोई मान लो बिजनेस शुरू किया, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, या ऐसा करते, चलो बिजनेस नहीं होते, हम बोलते हैं कि तुम जो है वो नए नए डॉक्टर बने और तुमने अपना क्लिनिक खोला, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री है, तुम्हारे पास डिग्री है, उस डिग्री में जो है वो तुम एमबीबीएस किए हो, तुम्हें काम आता है, तुमने क्लिनिक खोला, तुम एक कमरा लोगे कहीं पर, किराए से कमरा लिया तुमने, उस कमरे में तुमने चेयर लगाया, टेबल लगाया, तुम बैठ गए, बाहर बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर बंटी एमबीबीएस एमडी डीएम, बैठ गए, मरीज आया, मरीज से डायरेक्ट बात किया, इलाज किया, मरीज को बोला लेट जाओ, बैठ जाओ, ऐसे करो, चेक किया मरीज को, दवा लिखी, मरीज को समझाया पूरा, है ना, कि ऐसे ऐसे खाना है, ये करना है, मरीज को जो है मान लो कोई जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगा दिया उसको। तो सारा काम आप अकेले देख रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट मरीज के सामने आए, आप पूरा काम आप अकेले देख रहे हो, आपकी चेयर ऐसी लगी हुई सामने उस कमरे के अंदर ही, ठीक है ना, ठीक है, ये शुरुआती व्यवस्था हो गई। अब इमेजिन करते हैं 15 साल बाद आपका नाम इतना हो गया, आप बड़े डॉक्टर बन गए, नाउ यू हैव ए हॉस्पिटल। अब क्या होगा? अब जैसे ही मरीज आएगा, पहले पहले रिसेप्शन पे जाएगा, वो रिसेप्शन पे जाएगा, कौन है मरीज, क्या नाम है, उम्र क्या, रिसेप्शन ने पूरा पर्चा भर दिया पूरा, है ना, बोला अब एक काम करो, वो पैथोलॉजी में जाओ, पैथोलॉजी में जाएंगे तो वो वहां पे आपके ब्लड सैंपल वो सब लेके जांच कर लेंगे। उसके बाद क्या बोलेगा? उसके बाद बोलेगा जूनियर डॉक्टर साहब के पास जाओ, जूनियर डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने जूनियर जूनियर एक और डॉक्टर जूनियर है, उसने पूरा बॉडी चेकअप किया, सब चीजें पर्चे पे लिखी उसने। अब आपके क्लिनिक, आपके केबिन के बाहर लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक आ रहे हैं, आपने देखा ये सब जांचें देखी आपने, दो दवाएं आपने, एक लड़का बैठा हुआ, उसको डॉक्टर बैठा हुआ, उसको बोला ये दवा नाम बताते गए, वो नोट करता चला गया, तो एक काम करो ग्लिमिप्राइड लिख दो, गिल्वेनक्लामाइड लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, उसने फिर उसके बाद पर्चा लेके आप आगे बढ़े, दूसरा जूनियर डॉक्टर,
कब कब दवा खानी समझा दिया उसने, ठीक है। आप चले गए। अभी क्या वही आदमी के पास देखो आप कितने सारे लेवल आ गए उसके पास, रिसेप्शन, जूनियर डॉक्टर, पैथोलॉजी, फिर जूनियर डॉक्टर, फिर जूनियर डॉक्टर, मतलब अभी इतने लोग काम कर रहे हैं, बड़ा सिस्टम हो गया, बड़ा अस्पताल बन गया वो, जो एक कमरे का क्लिनिक था। जब प्रकृति में जब जैव विकास हुआ ना, तो ऐसे ही हुआ कि पहले सेल बनी, प्रयोग के तौर पे एक सेल बन गई, प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए इज द डॉक्टर, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डॉक्टर, जिसको सब कुछ आता है। अकेला बैठा हुआ है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का कमरा है पूरा, बैठा हुआ अकेला। क्या बनना है भैया, हम डायरेक्ट बनाए थे ना, वही राइबोसोम पड़े हुए हैं कि चलो भाई बना लो, भाई प्रोटीन बना लो, जिंदा तो रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब वो एडवांस हो गया, यूकैरियोटिक सेल बन गया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मतलब बोले तो डीएनए को सपोर्ट देने वाली कुर्सी बढ़िया वाली लग गई, बॉस बन गए। अब बाहर पूरी व्यवस्था लगी हुई है, अलग अलग लेवल पे मल्टी ऑर्गन सिस्टम है, यूकैरियोटिक सेल बन गया। एडवांस टाइप का न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, यूकैरियोटिक सेल बन गया। ये डिफरेंस देखने मिला हमको, ठीक है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसे, और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ जो है कोई डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, दैट दीज आर दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रो मतलब प्रीमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल होते हैं इसके अंदर, और इन सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही किंगडम में रखते हैं, उसे बोलते हैं किंगडम मोनेरा। इन सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही किंगडम में रखते हैं, उसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा कहते हैं उसको हम, ठीक है। क्लियर? देखो आप अटेंटिव रहो बेटा, ठीक है ना। मैं भी लंबा रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो तुमको लंबा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में देखो आप पूरा डीएनए, डीएनए अपने आप को कंडेंस किया, याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो होता है वो सेल के साइज की तुलना में कई गुना बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सेल के साइज की तुलना में कई गुना बड़ा होता है, तो इसलिए अपने आप को कंडेंस करके रखता है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोइड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एकमात्र द ओनली सेल ऑर्गेनेल, एकमात्र सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिलता है वो होता है राइबोसोम, वो होता है राइबोसोम, 70S राइबोसोम बोलते हैं उसको, वो होता है, ठीक है। देखिए आप न्यूक्लियोइड को देखिए, बाहर सेल वॉल दिखाई पड़ रही है आपको, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर आपको राइबोसोम दिखाई पड़ रहा है। राइबोसोम इज द यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये बेसिकली क्या है बेटा, है ना, ये वास्तव में जो है ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और डीएनए में हिस्टोन नाम का प्रोटीन हमको देखने मिलता है। कुल 5 किंगडम होते हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो, कुल 5 किंगडम होते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं बेटा, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक आते हैं। नोट कर लो, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक आते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आते हैं, यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। और मल्टीसेल्ड ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांटी में आते हैं, मल्टीसेल्ड ग्रीन फोटोसिंथेटिक हरे अपना भोजन खुदवाने वाले प्लांटी में आते हैं, मल्टीसेल्ड हैविंग सेल वॉल हेट्रोट्रॉफ, मल्टीसेल्ड जिनमें सेल वॉल होती है हेट्रोट्रॉफ होते हैं, फंजाई में आते हैं। मल्टीसेल्ड जिनमें सेल वॉल नहीं होती है हेट्रोट्रॉफ होते हैं, एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। तो देखो ये एनिमल सेल देखो। अच्छा, इस एनिमल सेल में आपको ऊपर बाहर कई सारे उभार दिखाई पड़ रहे, देखिए ध्यान से दिखाई दे रहा है सरफेस पर आपको कई सारे उभार दिखाई पड़ के, जो वास्तव में क्या है वो जो है सीलिया, आपको है ना, आपको मल्टी सेल पर आपको सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं अंदर। अब ये बताओ ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? भाई सेंट्रल वैक्यूल नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसके अंदर ना सेंट्रल वैक्यूल है इसके अंदर, ना इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका एनिमल सेल। इसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम भी देखने मिल रहा है ना, ठीक है। क्लियर? याद रखिएगा। अब देखो, चलो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में वापस लौटते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कई सारे फंडामेंटल डिफरेंस हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। टर्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को देने वाले साइंटिस्ट थे डॉटरी, डॉटरी ने। रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन जो रटना, मैंने कहा ना, एग्जाम में इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। लेकिन
देयर आर सर्टेन पॉइंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मिसिंग पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक बार सुन लो इसको आप, ठीक है। मीजोक्रेटिक भी एक टर्म होती है, डॉज ने दिया। अब मीजोक्रेटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है लेकिन डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। मीजोक्रेटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है लेकिन डीएनए के पास में हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए क्रोमोसोम नहीं बन पाते हैं। जबकि यूक्रेटिक सेल में क्या होता है, यूक्रेटिक सेल में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। एकमात्र ऑर्गेनिज्म जो पूरे नेचर में एकमात्र ऑर्गेनिज्म जो मीजोक्रेटिक होते हैं वो है डाइनोफ्लैजेलेट एल्गी, याद रखना, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट एल्गी इज द ओनली ऑर्गेनिज्म के इन नेचर जो मीजोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। तो प्रोक्रेटिक और यूक्रेटिक में देखो आप फंडामेंटल डिफरेंस इमेज में भी दिखाई पड़ रहा है हमको कि सिर्फ उसमें न्यूक्लियाइड और राइबोसोम है, बाकी मल्टी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के, यानी जो भी मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग होते हैं वो सब प्रोक्रेटिक में नहीं होते हैं, यूक्रेटिक में देखने मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूक्रेटिक में और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, जबकि बैक्टीरिया में या प्रोक्रेटिक सेल में जो है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ना हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का अंतर एमसीक्यू बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर नए टाइप के क्वेश्चन बना के फेंकता है वही नॉलेज से। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में अंतर क्या है, क्या है न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता है किंगडम मोनेरा में, प्रोक्रेटिक में, न्यूक्लियस होता है यूक्रेटिक में। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो यूक्रेटिक में देखने मिलता है आपको, जेनेटिक मटेरियल को घेरता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है यहाँ पे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये वास्तव में वो एरिया होता है जहां पर बैक्टीरिया का हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने मिलता है, केवल डीएनए होता है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज और लार्ज होता है, न्यूक्लियोइड जो है वो पुअरली ऑर्गेनाइज होता है, कंडेंस और छोटा होता है। न्यूक्लियस में आपको डबल मेम्ब्रेन देखने मिलती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं हम, जो न्यूक्लियस को बाकी दूसरे सेल कंपोनेंट से अलग करती है, जबकि न्यूक्लियोइड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियस के अंदर कई सारे क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस्ड क्रोमेटिन, पिछली क्लास में बताया था। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर बनते हैं। क्रोमोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मेनली हमको, और साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगते हैं, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं, पर मेन कंपोनेंट क्या है, डीएनए और हिस्टोन। जबकि न्यूक्लियोइड में जो है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल एक अकेला सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियस में जो है वो स्फेरिकल, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप ऑर्गन होता है, जबकि न्यूक्लियोइड जो है वो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो न्यूक्लियस चूंकि मेम्ब्रेन से घिरा होता है, अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर हमको न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर भी देखने मिलता है जो कि न्यूक्लियोइड में नहीं होता है। जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमने एक फंडामेंटल डिफरेंस देखा कि न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड में अंतर क्या होता है बेटा, ठीक है। तो चलिए अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम जो है अंदर जाके जो है प्रोक्रेटिक सेल को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी, द प्रोक्रेटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक। याद रखिएगा कायदे में माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक ही चीज होते हैं, पर एनसीईआरटी ने गलती से दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही चीज होते हैं, इनको हम एमएलओ भी कहते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, इनको हम एमएलओ या मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो चीजें बता रहा हूं ना बेटा सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई दिल में कोई वो डाउट मत रखना, जो मैं कह रहा हूं वो एग्जाम में आता है, ठीक है, ठीक। प्रोक्रेटिक सेल जनरली स्मॉलर साइज की होती है, रैपिड मल्टीप्लाई करती है यूक्रेटिक सेल की तुलना में, मतलब कहते हैं कि नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो हर 20 मिनट में वो डिवाइड कर लेता है, एवरी 20 मिनट वो डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी हमको प्रोक्रेटिक सेल में भी हमको वेरिएशन देखने मिलते हैं साइज शेप में, ठीक है। देखिए एक टिपिकल
प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करने वाला जो सबसे अधिक, जिस बैक्टीरिया का सबसे अधिक स्टडी किया गया है उसका नाम है एश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। एश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो है उसका सबसे अधिक स्टडी किया गया है। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में देखने मिलता है, मनुष्य की आंत में, इंटेस्टाइन में देखने मिलता है। कोलाई वर्ड का मतलब है कोलोन, कोलोन मतलब आंत, कोलाई वर्ड का मतलब है कोलोन, कोलोन मतलब आंत। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में हमको देखने मिलता है। ठीक है, ये क्या है? ये है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या बोले तो साइनोबैक्टीरिया है ये। ठीक है, ये धरती के पहले ऐसे जीव हैं, ये धरती के पहले ऐसे जीव हैं जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था। याद रखना ये सब बातें। ठीक है, जितनी बातें बताता हूं, जो क्लास में तुमको रैंडम बतलाता हूं ना, मैं क्लास में जो नोट्स के अलावा रैंडम पॉइंट बोलता हूं, उनको एक कॉपी बना के नोट कर लिया करो। ठीक है, धरती पर पहले जीव जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था वो थे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, देख रहे हैं हम बैक्टीरिया। अब आपको बता दूं, एक बैक्टीरिया जो है वो रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तेजी से जो है अपने आपको बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए आप, है ना, ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करने, हम हमारे बॉडी में एक या कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे ना, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई करके जो है इन्फेक्शन को फैला देते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कई बार हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होता है, तेजी से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, है ना। बीमार पड़ते हैं, बुखार आ जाता है, और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बुखार एक बीमारी है। अरे आपको बतला दूं मैं, बुखार, जब बुखार आता है ना तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। कभी बुखार को दबाने वाली दवा मेडिकल स्टोर से लेकर नहीं खाना चाहिए। क्यों? कारण उसके पीछे क्या है? कारण ये कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम, इट इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है बुखार। ज्यादा बुखार खतरनाक भी होता है, लेकिन बॉडी में बुखार क्यों आता है? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिल्स की ग्रोथ को रोक सके वो। ठीक है, फीवर इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। बुखार जो होता है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, क्योंकि बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बैक्टीरिया इतना तेज मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाइनरी फिशन करते हैं। सिंपल, 1 से 2 फिशन मतलब टूटना, 1 से 2 टूटा, 2 से फिर 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, दे आर डिवाइडिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करते हैं। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करते हैं, वो लगातार लगातार ग्रो करते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करते हैं वो। ठीक है, तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए आप, एक पेट्री डिश के अंदर हम देख रहे हैं, एक सिंगल बैक्टीरिया आप छोड़ दोगे, पूरी कुछ घंटों में पूरी डिश को भर देगा वो। डिश का मतलब होता है एक, जब आप लेबोरेटरी में प्रयोग करते हो ना, वहां पे पेट्री डिश होती है, कांच का एक बाउल होता है जिसमें हम कल्चर मीडियम रखते हैं। कल्चर मीडियम का मतलब होता है वो मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। ठीक है, और तेजी से ग्रो करता है। इसीलिए जब कभी बॉडी में, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, आप देखोगे किसी को बुखार है तो आप पता लगाओगे बुखार कारण के। हम डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं? बुखार नहीं बोलते, फीवर नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं पायरेक्सिया। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया वर्ड यूज करते हैं हम के, और हम पता लगाते हैं पायरोजन का। किसका पता लगाते हैं हम? पायरोजन, कि बीमारी किससे फैल रही है, क्या है ये? क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है? क्या ये वायरल डिजीज है? क्या ये प्रोटोजोआ है, मलेरिया के कारण है, या कोई बॉडी में इन्फेक्शन, किस कारण से? ठीक है, तो दरअसल क्या होता है कि फीवर जो होता है, फीवर इज नॉट ए डिजीज। कि याद रखिए, यदि बुखार नहीं आएगा ना तो बॉडी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो फीवर इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। फीवर आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये बैक्टीरिया की, वायरस की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, आपको अलर्ट करता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, कि आप तेजी से रिकवर कर पाते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। याद रखिए, बुखार अकेला खतरनाक नहीं होता है, बुखार का कारण खतरनाक होता है। इसलिए फीवर आने पर बराबर ब्लड टेस्ट करके पता लगाइए कि फीवर क्यों आया हुआ है, और उसके बाद उस चीज का इलाज कीजिए। ठीक है, क्लियर? अब एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखा है बेटा। ठीक है, जहां पर जो है एक इमेज रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी है, मतलब मैं एनसीईआरटी बिल्कुल पास ही रखता हूं अपने, एनसीईआरटी मेरे पास ही रहती है, पढ़ाते समय एनसीईआरटी मेरे बिल्कुल पास ही रहती है। ठीक है, हालांकि मैं नया पुराना दोनों एनसीईआरटी मेरे पास में, दोनों को कंपेयर करके मैं पढ़ाता हूं। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको बकायदा इसमें एनसीईआरटी में जो है ना, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में आते हैं। देखो ये ना, पेज
पेज नंबर बदल चुका होगा शायद, नई पुरानी में फर्क होगा। तो बकायदा डायग्राम एनसीईआरटी में, वही डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहा हूँ? यहाँ पे थोड़ा सेल के साइज जो थ्योरी में लिखा है एनसीईआरटी में और जो डायग्राम में थोड़े से पैरामीटर का अंतर है, याद रखिए। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज लिखा हुआ है 1 से 2 माइक्रोमीटर, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। पीपीएलओ का साइज कितना लिखा है? 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज कितना है? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, और टिपिकल यूकेरियोट का 10 to 20 माइक्रोमीटर। डेटा याद रखना, ये डेटा आंकड़े याद रखना कि जो डायग्राम में रखे ना, नोट कर लो, इसको याद रखना बेटा, भूलना नहीं, इसको याद कर लो, रखना, ठीक है, क्लियर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोक्रियोटिक होते हैं, उनमें 4 तरह के मेन 4 फंडामेंटल शेप 4 तरह के देखने मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, यानी शेप के आधार पर बैक्टीरिया को फंडामेंटली हम 4 ग्रुप में रखते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें रॉड शेप सेल दिखाई पड़ती है उन्हें बैसिलस कहते हैं, रॉड शेप सेल है, बैसिलस कहते हैं। स्फेरिकल सेल दिखाई पड़ती है, कोक्काई कहते हैं उनको हम। कॉमा शेप सेल दिखाई पड़ती है, ये कॉमा शेप है, उसे क्या बोलते हैं हम? विब्रियो कहते हैं। और जिनमें स्पाइरल शेप, जिनमें कुंडली या स्पाइरल के समान हमें दिखाई पड़ता है, उन्हें हम स्पाइरलम कहते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं, रॉड लाइक, बैसिलस, स्फेरिकल, कोक्काई, ठीक है, विब्रियो, कॉमा शेप, और स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, ठीक है। अब देखो, मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, एक अकेला है मोनोकोकस, एक कोक्काई, 2 जुड़ गया डिप्लोकोकस, 4 ऐसे हो गए ये टेट्राकोकस, एक स्फेरिकल सेल का पूरा चेन बन गया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब होता है चेन, नोट्स में सब है, चिंता मत करो, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। फिर बंच ऑफ सेल, कोशिकाओं का गुच्छा बन गया एक पूरा ऐसा अंगूर के गुच्छे के समान, स्टेफाइलोकोकस। ये सब नाम आएंगे आगे, नहीं ये सब नाम आप मेडिकल में जाओगे तो भी पढ़ने पड़ेंगे, अभी आगे भी आएंगे, क्लियर। हमने स्टेफाइलोकोकस की तो बात की हुई थी, कहां पे? जब हमने सेरेंटिपीडी की बात की थी। पुराना मत भूलो यार, याद रखो पुराना वाला, ठीक है, क्लियर। तो देखो आप ना, फिर स्फेरिकल सेल का पूरा एक क्यूब बन जाए, सार्सिना बोलते हैं, 4 सेल आगे 4 पीछे 4 उसके पीछे क्यूब बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? सार्सिना बोलेंगे उसे हम, ठीक है बेटा, है ना, क्लियर। चलिए, तो जो एनसीईआरटी का इमेज है उसको ध्यान से रखते हैं आपके, कोक्काई, बेसिलाई, ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो आप है ना, एनसीईआरटी इतनी जो है वो इतनी स्मार्ट वो किताब है एनसीईआरटी कि वो एक छोटा सा हिंट देके बस अपनी बात करते हैं, एक छोटा सा हिंट देके अपनी बात वो खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, छोटा सा हिंट देके अपनी बात वो खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ना, शेप की बात, क्लियर। चलो देखो ना, तो कोक्काई में जो है वो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, टेट्रा सार्सिना, ठीक है। बेसिलाई में एक अकेला होगा मोनोबेसिलस, 2 होगा डिप्लोबेसिलस, चेन होगा तो स्ट्रेप्टोबेसिलस, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। सब रटना नहीं आपको, केवल आपको दिमाग में ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एक रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो शेप का बारे में हम समझ गए, है ना, क्लियर। विब्रियो जो स्पाइरल शेप का होता है, जो बेटा कॉमा शेप जो होता है, जो कॉमा शेप होता है उसे विब्रियो कहते हैं, कॉमा शेप होता है उसे विब्रियो कहते हैं, कॉमा शेप को क्या बोलते हैं? विब्रियो कहते हैं, ठीक है। विब्रियो कॉलरा क्या करता है? उससे हेजा होता है, विब्रियो कॉलरा से हेजा होता है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो क्या होता है? वो हेलिकल शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, स्टमक अल्सर करता है, गैस्ट्रिक कैंसर करता है वो, ठीक है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसका बैक्टीरिया भी स्पाइरल शेप का होता है। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो से बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी करता है। साल्मोनेला एंटेरिका या साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो टाइफॉइड करता है, वो भी रॉड शेप होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है बोटुलिज्म नाम का फूड पॉइजनिंग करता है, इसमें 60% केसेस में डेथ हो जाती है। सबसे खतरनाक फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम करता है, बोटुलिज्म नाम की बीमारी करता है, रॉड शेप होता है। स्फेरिकल शेप की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो निमोनिया करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो होता है वो गले की तकलीफ करता है, शोर थ्रोट करता है वो, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस जो है वो घाव में इन्फेक्शन करता है, फूड पॉइजनिंग भी करता है, साइनस इन्फेक्शन करता है,
ठीक है। तो हमने देखा कि मतलब बैक्टीरिया जो है उनके शेप में खतरनाक बैक्टीरिया जिनके बारे में हम बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात करेंगे इनकी हम, ठीक है। क्लियर? तो शेप को समझा हमने यहाँ पे। तो मैंने आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाई ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके बाद। ये 4 फंडामेंटल शेप तो हमको पता है ही, उसके अलावा भी चीजें पता होना चाहिए हमको, ठीक है। क्लियर? अब जिस बैक्टीरिया का सबसे अधिक स्टडी किया गया है, सबसे अधिक स्टडी जिस बैक्टीरिया के बारे में की गई वो है एशिया कोलाई बैक्टीरिया। इट इज द मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया। ये कैसा होता है? ये जो है वो रॉड शेप का होता है, 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सबसे अधिक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम एशिया कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का उपयोग करके हम ह्यूमन इंसुलिन को तैयार करते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन इज अ हार्मोन, डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं, वो हमको एशिया कोलाई से मिलता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो बेटा, एनसीईआरटी की बात लिखता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। वो कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का यदि हम देखें कि उनके यदि हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो फंडामेंटली आपको एक समान देखने मिलता है। हालांकि सेल देखने में अलग अलग हो सकती है, पर सब में न्यूक्लियोइड होगा, सब में 70s राइबोसोम होगा, सब ऑलमोस्ट सेम प्रकार के हमें दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है। एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका एक्सेप्शन है, नोट कर लेना, एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को घेरती है, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, जो भरा होता है अंदर लिक्विड उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी बजाय क्या होता है? इसकी बजाय होता है यहाँ पे न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, कि न्यूक्लियोइड हमको देखने मिलता है। वेल डिफाइंड सुविभजित न्यूक्लियस देखने नहीं मिलता है, पर उसकी जगह पे हमें न्यूक्लियोइड देखने मिलता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नेकेड मतलब होता है आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, नॉट इनवेल्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सिंगल एनवेलप सिस्टम है, केवल एक होती है मेम्ब्रेन, एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए आप, है ना, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल जो होती है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, इसके लिए म्यूरिन वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नाम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। और क्या देखने मिल रहा है? अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स देखने मिल रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोइड देखने मिल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले, यानी बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा, बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले देखने मिलते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। क्लियर? ये है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा जीवित जीव होता है, जो सिंगल सेल से बना होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्या लिखा? जीनोमिक डीएनए मतलब न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं हम, सिंगल क्रोमोसोम कह सकते हैं इसको, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले देखने मिलते हैं हमको। मेन डीएनए बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्य डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले हमें देखने मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड बड़े यूनिक होते हैं, इनका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। दे यूज्ड एज अ वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे सब बेटा आगे हम। मैंने कहा चाबी है सेल बायोलॉजी, प्लाज्मिड वेक्टर के समान काम आते हैं, इनका उपयोग हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर सेल में देखने मिलते हैं। प्लाज्मिड मेन डीएनए या मेन न्यूक्लियोइड के अलावा डीएनए के छल्ले होते हैं, ठीक है। और इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टर होता है, ये बैक्टीरिया को यूनिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए मेन बैक्टीरियल डीएनए देखिए और उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले देखिए, मेन बैक्टीरियल डीएनए देखिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले देखिए बेटा, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें भी हम पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी में, जब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम,
जब 12th क्लास एनसीईआरटी का पोर्शन उठाएंगे हम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लाज्मिड में भी कई स्थान होते हैं, प्लाज्मिड में एक्टिव जीन होते हैं बेटा, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब प्लाज्मिड बैक्टीरिया को क्षमता प्रोवाइड करता है कि एंटीबायोटिक उनको मार ना पाए, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन के, मतलब प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका उपयोग हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए कैसे, एश्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ठीक है। एक सेल, मान लो हमको ह्यूमन इंसुलिन तैयार करना है, मान लो हमको ह्यूमन इंसुलिन तैयार करना है बैक्टीरिया की हेल्प से। तो हमने क्या किया, इंसुलिन को बनाने वाला जीन निकाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन क्या होता है, कई बच्चे इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं, कि वे समझ नहीं पाते हैं कि जीन क्या होता है। जीन होता है डीएनए का वो हिस्सा जिसमें कोई पर्टिकुलर सूचना होती है। जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन छिपी होती है, उसको जीन कहते हैं बेटा, ठीक है। जीन इज नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो अब जहां जो डीएनए का हिस्सा इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला होगा, उसको निकाल लिया हमने, उसको काट लिया, जीन को हमने काट के हमने एश्चेरिया कोलाई के प्लाज्मिड में हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या बन गया, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया कि उस बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, हमने एश्चेरिया कोलाई का प्लाज्मिड में हमारे इंटरेस्ट का जो जीन था वो इंट्रोड्यूस कर दिया, और इस प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया में डाल दिया हमने। तो अब बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो ये प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा, और प्लाज्मिड का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। मतलब एक बैक्टीरिया को हमने एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जीन को डाल के, और वहां पे काम क्या आया, वहां पे काम आया प्लाज्मिड, वहां पर काम आया प्लाज्मिड इज ए वेक्टर, वहां पे काम आया उसने डीएनए। आप बोलोगे सर डायरेक्ट डीएनए क्यों नहीं डाल दिया, डायरेक्ट जीन क्यों नहीं डाल सकते आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, डायरेक्ट जीन क्यों नहीं डाल सकते बेटा। बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए के और पराये डीएनए के अंतर को जानती हो, अपने और पराये के अंतर को वो जानती है। अब तुम बताओ, सपोज तुम्हारे घर में है ना, मान लो तुम हो, तुम जो है घर से बाहर निकले, तुम प्लाज्मिड हो घर के, घर से बाहर निकले और घर में वापस लौट के आए, मम्मी पापा सब कोई कुछ बोलेगा क्या, नहीं, तुम्हारा घर है, तुम आ सकते हो, कभी भी जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए, कल्पना करते हैं, केस नंबर 1, तुम घर से बाहर निकले, तुम्हारा एक दोस्त है, उसको लाकर तुमने ड्राइंग रूम में बैठा दिया, लिविंग रूम में, तुम भी बैठे हुए, तुम्हारा दोस्त भी बैठा हुआ। पापा अचानक आते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, तुमने कहा मेरे साथ है, ठीक है, चाय वाय पिलाना बेटा, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, आपके दोस्त को एक्सेप्ट कर लिया गया। आप इमेजिन करो, तुम घर में नहीं हो, या तुम हो भी, कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हारे बगैर, तुम हो ही नहीं, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, पापा आए, देखा, अरे कौन लड़का बैठा है, कौन हो, किसके साथ आए हो, उसने कोई जवाब नहीं दिया, पापा डर जाएंगे, गुस्से में जाएंगे, निकालो घर से बाहर, चलो बाहर निकलो भाई, जानते नहीं है। रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, रिजेक्ट क्यों कर दिया, तुमने कहा मेरे साथ नहीं आया ये, तुमने कहा ये मेरे साथ नहीं आया, पापा ने कहा कि कोई तुम्हें जानता है यहाँ पे, कोई नहीं जानता, किसके साथ तुम आए हो, किसी के साथ नहीं आया मैं, चलो धक्का मार के बाहर। जब तुम बाहर निकले एज ए प्लाज्मिड, साथ तुम्हारे आया, स्वागत किया गया। बस वेक्टर का मतलब यही है कि प्लाज्मिड वेक्टर सेल से निकालोगे, फॉरेन डीएनए जोड़ोगे, वापस इंट्रोड्यूस कर दोगे, दैट इज ओनली जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को डिटेल में पढ़ना है हमको आगे, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। देखो आप एक बार समझ लो, देख लो उसको ध्यान से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें होती है बेटा, यूकैरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने मिलती है, ठीक है। नो ऑर्गेनेल लाइक वन इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम, केवल और केवल राइबोसोम देखने मिलते हैं, वो भी 70S टाइप के होते हैं,
अब ये 70s क्या होता है, 80s क्या होता है, हम आगे बात करेंगे। अभी दिमाग में रखो क्वेश्चन, अभी दिमाग में क्वेश्चन रखो ये वाला, ठीक है, हम आगे इसको रिजॉल्व करेंगे इस चीज को। पर अभी याद रखो 70s टाइप का राइबोसोम हमको जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में देखने मिलता है, ठीक है। यूक्रिटिक में ये अब जो है यूक्रिटिक सेल में जो है के समान माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वो सब नहीं होता है इसमें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, प्रोकैरियोटिक में कुछ हमको इंक्लूजन देखने मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, ये होते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये होते हैं गैस वैक्यूल्स, ठीक है। ये इंक्लूड होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नॉन लिविंग मटेरियल, ये नॉन लिविंग मटेरियल है। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल हुए, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट नाम का केमिकल हो गया, गैस वैक्यूल हो गया, सब देखने मिलते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है चूंकि इनमें एकमात्र होती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एकमात्र मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोकैरियोटिक से, ये प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल, मान लो ये एक बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे उभार बना लेती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे उभार बना लेती है। और इन उभारों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम मीजोसोम बोलते हैं, इनको हम मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांटने का काम भी करती हैं, ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती है। तो क्या बोला हमने, कहा कि आपको प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म देखने मिलेंगे जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोसोम कभी भी आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मीजोसोम क्या है, मीजोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जो मैंने सिंपल से डायग्राम में बनाई हुई है। कई बार मैं क्लास में बेटा सिंपल सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, उनको भी आप बना लिया करो साथ में, ठीक है। ठीक, देखिए आप इमेज में देखिए गौर से, ठीक है, दिख रहा है आपको ये मीजोसोम है ना, सेल मेम्ब्रेन का अंदर की ओर आपको उभार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है बेटा। क्या काम करते हैं याद रखो, ठीक है, कुछ डिटेल इसके बारे में पता होना चाहिए। मीजोसोम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ उभारों से बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सेप्टल और लेटरल, जैसे मैंने आपसे कहा इमेज में, सेप्टल और लेटरल। जैसे देखो ये दिख रहा है ना आपको, जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे किनारों पर हैं, छोटे छोटे किनारों पर ये हैं पेरिफेरल और लेटरल मीजोसोम, और जो ये बड़े हैं ये हैं सेंट्रल और सेप्टल मीजोसोम, जो सेल को दो हिस्सों में बांट देंगे। देखो ध्यान से, ठीक है ना, जो पेरीफेरी में है बेटा, किनारे पर है, छोटे छोटे हैं, वो पेरिफेरल लेटरल मीजोसोम है। और जो बीच में बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, जो दोनों तरफ से फ्यूज करेगा, वो ये फ्यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में बांट देगा इसको, ये सेंट्रल और सेप्टल मीजोसोम बोलेंगे इनको हम, ठीक है, क्लियर। इरेगुलर शेप के होते हैं, क्या काम करते हैं, ये मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या फायदा होता है, इससे रेस्पिरेशन के लिए, याद रखिए प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। जो जो सेंट्रल मीजोसोम होते हैं बड़े साइज के, वो सेल को डिवाइड करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डीएनए के रेप्लिकेशन में भी वो हेल्प करते हैं, डीएनए के डुप्लीकेशन को क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन कहते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें आपको जो है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है।
जैसा कि बेटा हम देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। उसी को फैक्ट बना के यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर मटेरियल रिमेन एक्सपोज इन द साइटोप्लाज्म। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सीधा साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नेकेड जीनोम भी कहते हैं, इसको हम नग्न जीनोम भी इसको हम कहते हैं। इसके लिए हम न्यूक्लाइड और जीनोफोर वर्ड का यूज भी हम करते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा वो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब ऐसा बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसमें कि दोहरी स्टैंड होगी, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। यही सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, इसे ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार बेटा रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। क्लास में कई चीजें मैं रिपीट भी करता हूं ताकि आप दिमाग में बैठा लो क्लास में, यानी क्लास में इंटर करने और बाहर निकलने के बीच में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, और जब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम क्रोमैटिन वर्ड यूज करते हैं, और क्रोमैटिन का ही कंडेंस फॉर्म क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। फिर सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, वे सभी सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तो एग्जामिनर इसको कैसे पूछता है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, सेल के अंदर जो खंड होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने नहीं मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एकमात्र सेल ऑर्गेनेल, द ओनली सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज द मेम्ब्रेनलेस 70S राइबोसोम, very important. The only cell organelle which is present in the prokaryotic cell is the membraneless 70S राइबोसोम, और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। कुछ राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ अटैच होंगे, बाकी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होंगे, इसलिए साइटोप्लाज्म हमको दानेदार दिखाई पड़ेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र मेम्ब्रेन होती है, the one and only membrane that is present in prokaryotic cell is the cell membrane, the one and only membrane that is present in prokaryotic cell is the cell membrane, इसलिए बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में सिंगल इनवेलप सिस्टम देखने मिलता है। ये सब एग्जामिनर की लैंग्वेज है कि एग्जामिनर तुमसे कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, उसकी लैंग्वेज है, याद रखना, ठीक है। तो सिंगल इनवेलप सिस्टम हमको प्रोकैरियोटिक में देखने मिलता है बेटा, ठीक है, क्लियर। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में आपको सभी सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम देखने मिलेगा आपको। राइबोसोम यूकैरियोटिक में 80S टाइप के होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, कुछ फ्री भी होंगे, बाकी जुड़े होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने मिलेंगे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होगा, और आपको सेल के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे जिनमें कि आपको बाकायदा मेम्ब्रेन या कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम 80S टाइप का होगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो बात की हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स जिनको हमने रिपीट किया, दोहराया और क्लास में याद किया, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद भागना नहीं, एकदम से छुट्टी हो गई भागना शुरू कर दिया। डीपीएस लगाना जरूरी है, ठीक है, डीपीएस लगाओ, नोट्स को देखो बेटा, कमांडो ट्रेनिंग है, मैं कह रहा हूं इट इज ए फेल प्रूफ ट्रेनिंग के, फेल नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। यदि आपने बायोमेंटर्स का शेड्यूल थोड़ा टफ है ये मानता हूं मैं, लेकिन जो फॉलो करेगा वो जरूर निकलेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए साथ में। एक 10 महीने में जिंदगी बदलना है या नहीं बदलना है, बदलना है तो आ जाओ साथ में। जो आपके 7, 8, 10 महीने जितने बचे हैं उसमें लाइफ चेंज करना है ना, तो आपको आना पड़ेगा मेहनत करने के लिए, ठीक है। चलिए, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप होता है ना, सेल के बाहर जो आवरण होता है वो रासायनिक रूप से जटिल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंगल लाइन भी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप होता है, ठीक है। मतलब
जब हम बोलते हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स बोलते हैं मतलब मल्टीपल केमिकल्स की लेयर देखने मिलती है, मतलब वेरिएशन केमिकल में बड़ी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में केमिकल में वेरिएशन है, अलग अलग प्रकार के केमिकल यहां प्रेजेंट, इसलिए क्या बोला हमने, बोला केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप बोला इसको हमने, ठीक है। फिर सेल एनवेलप जो है वो 3 परतों से बना होता है, 3 लेयर्ड होता है, ठीक है। कोशिका का बाहरी आवरण 3 लेयर्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स के यानी आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट इज दी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद होता है मिडिल लेयर सेल वॉल और इनर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद जो है वो सेल वॉल, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, क्लियर। सभी लेयर देखो, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन अलग है, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन अलग है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग है, लेकिन तीनों एक साथ हमें एक प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में, सुरक्षा प्रदान करने वाले आवरण के रूप में हमको ये दिखाई पड़ती है। एंड तीनों, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन अलग है, सेल वॉल का फंक्शन अलग है और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग है, लेकिन तीनों सुरक्षा की दृष्टि से एक साथ हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। बैक्टीरिया can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelope. very very important, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं सेल इनवेलप के आधार पर, सेल इनवेलप के आधार पर, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है बेटा, इसके लिए हम स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इस स्टेनिंग टेक्निक को देने वाले साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है, आयोडीन के, ये 2 केमिकल इन्होंने यूज किए स्टेनिंग के लिए, ठीक है। जिन बैक्टीरिया में स्टेनिंग रह जाती है वो ग्राम पॉजिटिव, साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो जिन बैक्टीरिया में स्टेनिंग रह जाती है ग्राम पॉजिटिव और जो लूज कर देते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। अब एनसीईआरटी ने अपनी बात यहां खत्म कर दी। एनसीईआरटी क्या करता है, ऐसे ही करता है, बताया, खत्म बात। अब आगे पीछे क्या, कौन माई बाप इस बात का, तो हमको समझना पड़ेगा, हवा में थोड़ी ना बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्टेनिंग कैसे होती है, क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट, आप स्लाइड पर बैक्टीरिया को फिक्स करते हो, फिर क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, किसका यूज करते हो आप, ग्राम स्टेनिंग, द स्टेन व्हिच इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज क्रिस्टल वॉयलेट, और क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेनिंग करते हो, उसके बाद आप आयोडीन नाम के केमिकल से ट्रीट करते हो, तो और इसके बाद दोनों बैक्टीरिया चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के दोनों रंगा जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसके बाद डीकलराइजेशन करते हो, आप क्या करते हो, आप जो है वो अल्कोहल में या जो एसीटोन में या अल्कोहल में इसको डिप करते हो, निकालते हो, तो जो बैक्टीरिया कलर को लूज कर देंगे, डीकलराइज होंगे, वो ग्राम नेगेटिव हैं, और जो कलरफुल बने रहेंगे वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कभी कभी हम काउंटर स्टेन का इस्तेमाल भी करते हैं अलग से पहचानने के लिए, तो काउंटर स्टेन होता है सैफरानिन, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया अपना वॉयलेट कलर बनाए रखते हैं, जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन से स्टेनिंग करने वाला कलर बनाए रखते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव, और जो लूज कर देते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए आप मेथड, बिल्कुल है ना, आपको ये करना भी पड़ेगा जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे ना, तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको ये करना भी पड़ेगा। आपने पर्पल कलर की डाई क्रिस्टल वॉयलेट यूज किया, फिर आपने आयोडीन यूज किया, आयोडीन इज ए मॉर्डेंट, एक्चुअल डाई होती है क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन जो है उस डाई को फिक्स होने में मदद करता है, मॉर्डेंट इज हेल्प टू फिक्स दी डाई, ठीक है। उसके बाद आपने अल्कोहल से वॉश किया, तो जो डीकलराइज हो गया, कलर इसका चला गया, वो ग्राम नेगेटिव, और जिसका कलर बना रहा वो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये फ्लो चार्ट याद रखना बेटा, ये फ्लो चार्ट याद रखना है ना बेटा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट है। ये मत बोलना सर 3 साल से नीट में ऐसा ना वैसा, मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जाम इवॉल्विंग एग्जाम है ये, और एग्जाम में मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जितनी सीमित होगी ना क्वेश्चन का लेवल, और पेपर में जो है वो उतना पेपर लेंदी होगा, और पेपर में चीजें जो है वो डिराइव की हुई चीजें जो आपको पता होना चाहिए वो चीजें भी आने लगेंगी, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि जो कह रहा हूं पढ़ते जाओ उसको, ठीक है ना। सब एनसीईआरटी से कनेक्टेड है, कुछ बाहर से नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है।
अब हमने काउंटर स्टैनिंग क्यों करते हैं? सैफ्रनिन का यूज करके काउंटर स्टैनिंग इसलिए करते हैं ताकि अलग से वेक्टर को देख पाए नेगेटिव को भी हम, नहीं तो व्हाइट कैसे दिखाई पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये स्टैनिंग में अंतर क्यों है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर किस बात का है? तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है सेल एनवेलप का, सेल वॉल का अंतर होता है, मेनली सेल वॉल का अंतर देखने मिलता है हमको। आप देखो ध्यान से, आपको देखो यानी जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए आप आउटर सेल एनवेलप को देखोगे तो एनवेलप में आपको अंतर देखने मिल रहा है। ग्राम नेगेटिव में सबसे बाहर आपको पॉलीसेकेराइड का की एक कवर देखने मिल रहा है, आउटर मेम्ब्रेन देखने मिल रही है, वो आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है। देखिए, ठीक है, यानी आप गौर से देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको सेल इनवेलप के लेवल पर, सेल वॉल के लेवल पर, सेल इनवेलप के लेवल पर बड़े अंतर आपको यहां पर देखने मिल रहे हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है पर ग्राम पॉजिटिव में वो नहीं होती है बेटा। ठीक है, अंतर याद रखते हैं हम। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई लेयर, सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। टिकोइक एसिड नाम का केमिकल ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई कवर ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है। प्रोटीन कंटेंट ग्राम पॉजिटिव की मेंबर के सेल एनवेलप में नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में होता है सेल वॉल में। ठीक है, जबकि एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं। अब एंडोस्पोर क्या होता है याद रखना दिमाग में। ठीक है, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर बनते हैं, उन्हें हम एंडोस्पोर कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो एंडोस्पोर ग्राम नेगेटिव में बनता है, पॉजिटिव में नहीं बनता है, याद रखिएगा। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाहर नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है। पोरिन नाम के प्रोटीन जो जो आउटर मेम्ब्रेन से केमिकल को अंदर लाने में हेल्प करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते हैं, ग्राम नेगेटिव में होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की मेम्ब्रेन जो है वो जो सेल एनवेलप है वो मोर परमेबल होता है, ग्राम नेगेटिव का लेस परमेबल होता है, कम पारगम्य होता है वो। ठीक है ना? तो मतलब ये हुआ कि तीन लेयर, एनसीईआरटी क्या लिखता है कि तीन परतें होती है भाई, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद होता है आपका सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन जो है वो वेरी करता है, थिकनेस वेरी करती है। ठीक है, जब ये लूज शीट के रूप में होगा, ढीले प्रकार से लूज शीट के रूप में होगा, इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। जब ये टफ परत के रूप में होगा उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल लेयर कुछ नहीं है बेटा, कैप्सूल लेयर इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है ना? क्या होता है ये? ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो जब 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 वो टफ होगा बेटा, टफ फॉर्म में होगा तो उसे कैप्सूल बोलेंगे हम, और जब जो है वो लूज फॉर्म में होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे हम। ठीक है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनता है? ये पॉलीसेकेराइड से बनाता है, ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल वॉल सेल का शेप डिसाइड करती है और उसे जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी बैक्टीरिया कहीं पानी अंदर वाटर आने से फूल कर फट ना जाए, सेल वॉल उसे रोकती है। ठीक है, बैक्टीरिया कहीं कोलैप्स ना कर जाए, सेल वॉल उसको रोकती है। तो सेल वॉल एक प्रकार से मजबूती प्रदान करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, किसको? बैक्टीरिया को। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती? चलो तुम्हें बताना है, आपको आंसर देना है। बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट में, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? ठीक है, देखिए, ये देख रहे हैं आप, कैप्सूल लेयर, कंडेंस लेयर होती है जो बैक्टीरिया को क्लोजली कवर करती है, और स्लाइम लेयर जो होती है लूजली फॉर्म होती है। तो कैप्सूल, और इमेज में देखिए, पहले स्लाइम लेयर देखा है, फिर कैप्सूल देखा है। जो टफ लेयर है वो कैप्सूल लेयर है, और जो लूज लेयर है वो क्या है? वो स्लाइम लेयर है। ठीक है ना? क्लियर? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमेबल। अब देखो, थर्ड हिस्से पे आए कि सेल वॉल देखा हमने, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स देखा हमने देखा जो है वो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेबल, ये लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग लेयर, सेल वॉल नॉन लिविंग, ग्लाइकोकैलिक्स नॉन लिविंग। सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स नॉन लिविंग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है। ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, क्या केमिकल अंदर आना है, क्या बाहर जाना है, सब कुछ डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, स्ट्रक्चरली समान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ए सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इट इज लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे कोई बड़ा अंतर देखने हमको नहीं मिलता है। क्लियर? ठीक है, मैंने बताया था आपको स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर की ओर उभरे होते हैं बैक्टीरियल सेल में। ये वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, थैली के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या लेमिली या पट्टी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना?
वेसिकल, टिब्यूल और लेमिली के फॉर्म में देखने मिलते हैं। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोसोम के फंक्शन बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में ये डॉटर सेल के अंदर डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं मेम्ब्रेन का, और ये इनमें एंजाइम भी पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए ये सारे फंक्शन मीजोसोम के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं आपसे बेटा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, मीजोसोम के फंक्शन क्या होते हैं याद रखना है आपको। ठीक है, पहले भी हमने देखा हुआ इसको। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, आपको दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन भी देखने मिलते हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिनमें पिगमेंट होता है। देखो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रेनल की है, ये मान लो सेल वॉल है। फिर ये क्या है, ये मान लो मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है ना। इनमें क्या होता है, इनमें साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूट के अंदर की ओर आता है ऐसे। ठीक है, कभी कभी ये टूटा हुआ हिस्सा ऐसे गोल घूम जाता है। ठीक है, जब सीधा होता है पट्टी के रूप में, इसे बोलते हैं हम, इसमें पिगमेंट होते हैं, इसे बोलते हैं हम फोटो सिंथेटिक लैमिली बोलते हैं। गोल घूम जाता है, इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलते हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूट के अंदर की तरफ आता है बेटा, पट्टी के समान, उसे फोटोसिन लैमिली कहते हैं। सर्कल गोल घुमा होगा उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज का, है ना। किसी दिन ऐसा होगा कि आप जब सिलेक्ट होके आएंगे, फेलिसिटेशन सेरेमनी में आएंगे, तो ऐसा फोटो आपका भी होगा और किसी क्लास में वो फोटो भी रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई पड़ेगा। ये बायोमेंटर्स का बड़ा पावरफुल अचीवर्स अवार्ड है, बच्चे इसके लिए मेहनत करते हैं। देखो बेटा, जिंदगी में आपको बता दूं मैं, लाइफ जिंदगी में बदलने का मौका बहुत कम मिलता है आदमी को, चांसेस बहुत कम मिलते हैं। आज मैं चाहूँ ना कि मैं आज आईएएस बन जाऊं, कुछ और बन जाऊं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज मेरे को जो मैं कर रहा हूं काम, उसी में मुझे एक्सीलेंस करने की कोशिश करना है। लेकिन तुम वो समय हो जब तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम आज मेहनत करो डॉक्टर बनने के लिए, तो तुम अच्छे डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, कुछ भी तुम बन सकते हो। जिंदगी में बेटा सपने बड़े रखो, सपने बड़े रखो और सपनों के लिए मेहनत करो, बदलता है सब कुछ। तो चलिए अगली क्लास में पढ़कर आना, जितना कवर हो गया है अभी 2 क्लासेस में बेटा, एंड 2 क्लासेस में हमने काफी सारा कवर किया, इसको पढ़कर आना, डीपीएस लगाना बिल्कुल मत भूलना बेटा, सब इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।